पंजाब दी शान गुरदास मान पाजी का स्वागत है टीआरएस में। कि जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है? हम कलाकारों को कंजरी समझते रहे। किसी की फरमाइश हमने नहीं पूरे पे तो उसने चला के बियर की बोतल स्टेज पे मारी, मगर हमने शो नहीं बंद किया कभी। पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में डार्क एलिमेंट्स भी होते हैं। सच को अगर तुम सच कह दोगे सूली पर चढ़ जाओगे। आजकल हो रहा है पापा। चमकीला से मिले थे जी, बहुत प्यारे इंसान थे। उनके घर में देर रात तक हम खाते पीते रहे। मतलब लोग बाहर से कोई गोली चला के चले गए। आप और दिलजीत पाजी आपस में क्या बात करते हैं जब आप दोनों मिलते हो एक दूसरे से? वो खामोश हो जाता है। मान सत्कार जो एक अपने सीनियर के लिए उसने रखा है, जो बहुत बड़ी क्वालिटी है। 60 सालों में 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? जब अपनी वाइफ को बता पाए हो? ये नहीं बता पाया, उसके लिए मुझे हमेशा शर्मिंदगी रही। मुझे उन 2 एक्सीडेंट्स के बारे में जानना है। मैं पता नहीं कब सोया, आगे जाके झटका लगा और देखा तो गाड़ी 3 पलटी मारी। कहते हैं कि वो दंड इसी जन्म में बराबर करनी थी। पहली बार कोई आपसे मिलेगा, आपके चेहरे पर स्पिरिचुअलिटी दिख जाती है। इतना दिया है मुझको जितनी मेरी औकात ना थी। आपकी वाइफ का क्या रोल रहा है? मैंने गीत लिखा था, मंजिल मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं, तुम साथ साथ हो मेरे, ये भी तो कम नहीं। वाह, बता पाए हो कि आप कितना प्यार करते हो उनसे? इतना प्यार कर लिया, बता नहीं पाया गया इतना प्यार कर लिया। छल्ला के बारे में बताइए। छल्ला इतना अंदर बस गया, वो गाया बहुत लोगों ने, मगर जो इज्जत मान आज तक मुझे उस छल्ले की बदौलत मिला। आप नए पंजाबी आर्टिस्ट के गाने सुनते हो? भैया बिल्कुल। आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? गीत नहीं रहा पंजाबी, आइटम बना। गाने भी वैसे ही गाए हुए, बंदूक की बात करते हैं, शराब की, यहाँ पे दुख होता है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड और दी ओजी बैड बॉय ऑफ पंजाब गुरदास मान का स्वागत है आज के टीआरएस एपिसोड में। जब मुझे म्यूज़िक आर्टिस्ट और स्पेशली पंजाबी म्यूज़िक आर्टिस्ट से बात करने का चांस मिलता है, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं इसे एक आइकॉनिक कॉन्वर्सेशन बना दूं। ऐसी कॉन्वर्सेशन आपको और कहीं नहीं मिलेगी इंटरनेट पर। अगर आपको भी डीप कॉन्वर्सेशंस, इमोशनल कॉन्वर्सेशंस और मेमोरेबल कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं तो आज का गुरदास मान स्पेशल टीआरएस पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे। इट्स गुरदास मान ऑन द रणवीर शो। पंजाब दी शान गुरदास मान पाजी का स्वागत है टीआरएस में। बहुत मेहरबानी है ज़रूर विन भी। आपके शोज़ मैंने देखे हैं और मुझे पता है कि आपका जो स्टाइल है और विद स्माइल आप मेला लूट लेते हैं। नहीं, बस लोगों के दिलों को जानना है। बस वही बात है, लूटना भी तभी होता है। मुझे तो लूट लिया और दिल वालों ने ना। वाह। हाँ जी, हाँ। हाँ जी, आप कैसे हो सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बताओ, इस दिन के बारे में बताओ और इस फेज के बारे में बताओ। इस दिन के बारे में तो मेरा ख्याल है आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आपसे मुलाकात हुई है और आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचना है, लोगों के दिल तक पहुंचना है। दिल तक पहुंचे हुए हैं, मगर बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं, नौजवान पीढ़ी है, उनके साथ जुड़ना है, उनके साथ कनेक्ट करना है। तो इससे बड़ा कोई मेरा ख्याल है मेरे लिए माध्यम नहीं है जो आपने मेरे लिए रचाया हुआ है, मेरे लिए सजाया हुआ है, शमा रोशन की हुई है, घंटी रखी हुई है, तो घंटी बजा के शुरू करते हैं। ये घंटी बम बम बोले। हाँ जी, बम बम बोले। ये घंटी रखी हुई होती है हमारे शो में। नहीं, अच्छी बात है। बहुत रेयर है कि मैं उसे उठाकर बजाता हूँ, क्योंकि ये हमें पालगा रिनपोचे, एक बुद्धिस्ट मंक है, उन्होंने जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि जब विजडम कंपैशन से मिलती है तब ये घंटी बजानी चाहिए। और शायद आप तीसरे या चौथे गेस्ट हो 800 गेस्ट में से जिनके लिए घंटी बज रही है। इससे शुरुआत करनी थी। वाह, थैंक यू सो मच बाबा। नहीं पाजी, आपने जिस तरह की लाइफ अब तक जी ली है, बहुत कम लोग इस तरह की रियलिटी भी एक्सपीरियंस करते हैं। जितने भी लोगों से मैंने आपके बारे में बात करी, सारों ने कहा कि इनके स्पिरिचुअल साइड को जानो, उस पर्सपेक्टिव से सवाल पूछो। जो हमारे एक कॉमन फ्रेंड है गगन भाई जी, उन्होंने कहा है कि उनसे ये पूछो कि इतने ज़्यादा हायर प्लेन से
वो बातें और संगीत दोनों कैसे डाउनलोड करते हैं, ये जानो गुरदास मान पाजी से। ओए मेरे साईं कि कैसे चीज़ें ऊपर से उतरती हैं, कैसे जी। आमद होती है हाँ जी। और कैसे लोगों तक पहुंचते हैं, कैसे लोगों तक वो ज़रिया बनता है गीत और संगीत का या बोल चाल का। मेरा ख्याल है एक कुदरत का ही एक निज़ाम है अपना कि हम जब भी कोई दुआ करते हैं तो हमारे आँख और हाथ ऊपर की तरफ जाते हैं कि मुझे कुछ दे। आप जब भी मांगते हैं, क्योंकि हमारी कला है, हम अपने लिए स्वर कलाम की आमद, कि हमें स्वर कलाम की आमद बख्श, बेसुरे बेताले बेगुरे होने से बचा और अपनी कृपा से, कृपालता से, दयालता से नवाज हमें। तो मेरा ख्याल है फिर ऊपर से ये चीज़ें उतरती हैं। कभी आपके साथ मिले तो कोई बात आपकी मन में छू गई, वो आगे जाके पता लगा कि वो गीत बन रही है, गीत का रूप धारण कर रही है, या कोई मिसरा ऐसा बन गया कि या वो हमेशा यादों में जुड़ी रहती है। तो हमारे लिए तो गीत संगीत ही है, बस जहाँ भी उतरता है कुछ ना कुछ वही आमद होती है। तो ये डाउनलोड भी वही करता है, क्योंकि देता भी वही है, लिखवाता भी वही है, गवाता भी वही है, नचवाता भी वही है। तो सब कुछ उसी के हाथ में, हम कठपुतली हैं बस। जस्ट हकीकत ये है। अब पहले भी जिंदगी को इसी नज़रिए से देखते थे? मैं शुरू से ऐसे देखता रहा हूँ, मतलब जो मिल गया, मतलब मेरे लिए वो सब्र संतोष और शुक्र वाला बात रहा है। सर मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि जितने भी आज के मॉडर्न आर्टिस्ट हैं, करण औजला, AP ढिल्लों, दिलजीत पाजी जी, वो सारे आपसे ही इंस्पायर्ड है कहीं ना कहीं। मेरे दादा। और जो आपकी जर्नी रही है, एक और थोड़ा सा फनी एंगल है प्लीज, पर कुछ लोगों ने कहा, उनसे कहो कि वो हमारे पंजाब के OG बैड बॉय हैं। क्या बात है। पर आपसे बातें करके, आपकी बातें सुनकर बहुतों को लगेगा कि आप बैड बॉय नहीं हो। नहीं, मैं शरारती चीजें भी लिखी हैं, ऐसी बात नहीं, मगर शरारत की हद मतलब आगे नहीं निकलने दी, हदूद से बाहर नहीं गया मैं। हाँ जी। मगर लिखी जरूर है। जैसे मैंने साइकिल लिखा है, आप क्या सोचते होंगे कि मतलब यार साइकिल के ऊपर भी गीत बन सकता है? क्या कोई सोच सकता है मैं रोटी के ऊपर भी गीत बन सकता है? कि दुनिया भाग रही है रोटी के पीछे, तो उसका जिक्र शुरू होता है। मेरे जितेंद्र शाह जी के साथ ही हमारी सिटिंग चल रही थी, तो खाना लेके आ गया। तो यार कहता यार खाना बाद में खा लेंगे, पहले ये कंपोजिशन है तो इसके ऊपर काम कर ले। मैं यार रोटी के पीछे तो भाग रही है दुनिया, रोटी जब आ जाती है सामने, अन्न सामने आ जाए तो उसका आदर करना चाहिए, नहीं तो ये नसीब नहीं होते। और जब कभी आपके सामने आप खा रहे हों तो बादशाह भी आके खड़ा हो जाए ना, तो भी अन्न को छोड़ के जाना अनादर है अन्न का। मतलब ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं बाबा। तो भजी फिरदी है रोटी दे मगर दुनिया, सुबह शाम दोपहर नूं खाई रोटी। इस रोटी दा भेद ना कोई जाने, कित्थों आई ते किने बनाई रोटी। किहड़े जट ने रोटी दा बीज बोया, किहड़े खेत जमीन चों आई रोटी। वो रोटी दी कदर नूं की जाने जिन्हों मिलती है पक्की पकाई रोटी। जिसको पक्की पकाई मिल रही है, रोटी की कदर क्या जानेगा। सो ये चीज़ें मतलब ऐसे ही बनती हैं। जैसे उसने बोला कि यार नहीं रोटी बाद में खा लेंगे, बाद में क्यों खा लेंगे, सामने आई है तो ले लो यार। शुक्र करके सब्र करके ले लो जी बाबा। तो कुछ और भी शरारती चीज़ें हैं, मतलब जैसे साइकिल के बारे में बता रहा था कि आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। ये उस वक्त की बात है जब साइकिल नया नया आया था। तो आने कुड़िए जीवन, उस सूत्रधार बनाया लड़की को, आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। आने कुड़िए जीवन जोगिए रब दे वेख नज़ारे। ना साडे कोले मोटरसाइकिल ना कोई मोटर कार है, एक टुटिया जा साइकिल साडा हर वेले डंग सारे। दुनिया उत्ते पैरों नंगे लखां फिरन विचारे, मैं ते फिर भी साइकिल ते हाँ सतगुर दे बलिहारे। मेरे तो शुक्र है कि मुझे लोग तो नंगे पाँव फिर रहे हैं बेचारे, फिर भी मेरे को साइकिल है, मैं तो शुक्र कर रहा हूँ उसका। वाह। हाँ। तो ये चीज़ें, इसके अंदर भी शरारत है कि आने कुड़िए देखने, आने कुड़िए जीवन जोगिए साइकिल सर्विस कर ले, उसकी भी सर्विस होती है। पहले जब बच्चे होते थे ना छोटे छोटे, साइकिल घर में आता था नया, तो उसके ऊपर अपना एक छोटा सा कपड़ा लेके उसको डबो कर पानी में,
तो उसका चक्का घुमा के पूरा उसका साफ करते रहते थे। आप कोई बड़ी गाड़ियों के ऊपर कपड़ा नहीं मार के राजी। साइकिल की उस वक्त इतनी अहमियत थी। तो उसमें आने कुड़िए ज्यों जोगिए साइकिल सर्विस कर ले, जेकर हैंडल बिंगा हो जाए मार ब्रेक खड़ ले, नहीं तो गिर जाएंगे। मार ब्रेक खड़ ले, गोडियां दे विच टायर फसा के हैंडल सीधा कर ले, घुटनों में टायर फसा के ऐसे करते थे ना। हवा निकल जाए, पंचर हो जाए, पंप मार के भर ले, वाल ते किधरे लीक नहीं होया थुक ला के चेक कर ले। ऐसी ऐसी चीजें मतलब ये लिखी हैं। पूरे करियर को और जितने भी गाने आपने लिखे हैं उन सारों को आप किस नज़रिए से देखते हो? ये क्या है, खजाने या बस पास्ट है? क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है, पास्ट इज फिक्शन। हो यानी कि जो भी पास्ट में हुआ अब भूल जाओ। मेरे तो आप उस नज़रिए से देखते हो या लेगेसी खजाने के नज़रिए से देखते हो? मेरा ख्याल है मेरे लिए तो ख़जाना ही है, क्योंकि उसने कितने दिलों के ऊपर जाकर प्यार और सत्कार उनको दिया है, तो ख़जाना मेरे पास ही है। मगर वो ख़जाना बांटने से इतना बड़ा, क्योंकि जितना जितना वो प्यार उनको मिलता, मतलब उन लोगों ने दिया इन गीतों की वजह से मुझे मिला है, तो वो ख़जाना तो है ही है, मगर वो खाली नहीं होता। क्योंकि जब बांटना शुरू कर दे तो ख़जाने में कमी कभी भी नहीं आ सकती। वाह। उसमें रोटी में एक अंतरा है, मतलब उसमें लाइन है कि उन्हां घरां विच बरकतां रहिंदियां ने जिन्हां खैर फकीर नूं पाई रोटी। उस घर में बरकत रहती है जिसने फ़कीर को रोटी दी। हाँ जी, खैर फ़कीर नूं पाई रोटी, उन्नी खाई माना, उतनी खाई माना जिन्नी हज़म हो जाए। रोटी का दी जी, हज़म ना आई रोटी। ये मतलब इसका निचोड़ है इस गीत का, यही है। मगर रोटी के पीछे भाग रही है सारी दुनिया। आप किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो? मैं अपनी इज्जत को बचाने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि जो मालिक ने इज्जत मान और शोहरत दिया है उसको बरकरार रख सकूं, और अपने श्रोताओं की, दर्शकों की कसवट्टी में मैं पूरा उतर पाऊं कि मैंने यार जो भी लिखा था, जो लिख रहा हूं, जो लिखने जाऊंगा, मतलब वो कहीं उनकी मतलब नज़र में वो कम ना पड़ जाए। तो इसलिए जो अब नई एल्बम है, जो उसमें पूरी कोशिश की है बहुत सालों के बाद, मतलब थोड़ा सा हुआ है क्योंकि कोरोना आ गया, फिर बहुत सारी चीज़ें बदल गई, रद्दो बदल हो गया। करण औजला भाई आए थे शो पर, उनसे 2 घंटे की बातें करी। तौबा तौबा। जी, उनके बारे में बहुत कुछ जाना। हाँ, मेरा सा AP ढिल्लों से भी मिला हूँ मैं, उनसे मैंने बातें करी है। मैं मानता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट मेरे एज के आसपास हैं, सारे एक गोल के साथ उतर रहे मैदान में। वो गोल है लेगेसी, यानी कि लोग याद रखें उन्हें, लोग याद रखें उनके काम को। जो मैंने पहले कहा कि सारे आप पर अपना करियर बेस कर रहे हैं। जो जिस तरह की लेगेसी आपकी रही है, उस लेगेसी के ओरिजिन पॉइंट को जानना चाहूँगा कि बचपन में हुआ क्या कि आप इतने दूर निकल गए। मोटिवेशन कहाँ से आ रही थी तब? सपना क्या देखा था खुद के लिए? बचपन, टीनेज, कॉलेज लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ कि आप इतने दूर चले गए ज़िंदगी में? बचपन में जब से मैंने तकरीबन 4th 5वीं कक्षा जब मैंने पास किए हैं, तो उनके दिनों में थोड़ा सा कुछ दौर ऐसा था कि खेती बाड़ी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे कोई टिड्डी दल आया, उस वक्त बहुत बड़ा टिड्डी दल आया, तो ज़मीन पे जो फसलें थी वो खा के चपट करके फिर आगे निकल जाता था, और कुछ भी मिलती नहीं थी। तो मैंने उसके ऊपर गीत लिखा था बचपन में। मतलब उस 6वीं 4th या 5वीं कक्षा में, मतलब हम सुनते थे गाने वगैरह, तो वो सुन के उसकी तर्ज के ऊपर कुछ लिख देते थे जी। अपनी धुन तो नहीं बनती थी, मतलब उसको हम सिर्फ वही चीज़ें, कोई उनकी 2 लाइनें पकड़ ली, उसके बराबर का उसका मीटर बना के लिखने की कोशिश की, तो ऐसे उसके ऊपर लिखा था। और वहाँ पे जो हमारे सुनने वाले रामलीला में एक प्रोग्राम हुआ, तो कहते हमारा बच्चा भी गाएगा जी। तो मैंने पहला गीत यही गाया था। वाह। रामलीला में पीपा चक के तुरे करसाना नरमे नु खा गई आणवे, के वो ढोल तो नहीं थे वहाँ पे, मतलब जो
18 सेर वाले घी के पीपे हुआ करते थे, क्या बोलते हैं उसको, टीन 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 बोलते हैं, टीन जिनमें घी भरा होता है जी। तो वो ठक ठक करके डंडे से पीटते थे और उसको जहाँ जहाँ बैठती थी उस टिड्डी दल को उड़ा देते थे। तो वो उसका गाना बना जो मैंने स्टेज पे बोला, तो सुबह जितने हमारे घर में आसपास लोग थे वो पूछने लगे कि रात को इसने गाना गाया था, वे पीपा चक के मुझे छेड़ने लगे वहाँ के जो गांव की औरतें हैं कि रात जो सुनाया था ये था। मतलब मुझे लगा कि मेरी पहचान शुरू हो रही है। तो फिर मैं और उसमें मर्ज होता गया। गाना सिखाया किसने? गाना तो मेरा नेचुरली रहा है, सिखाया नहीं, मतलब जो सीखा है, जो आवाज़ कुदरत ने दी है, जो जैसे भी दी है, साज भी मतलब सीखने की। जो हमारे गांव में जो 5वीं का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसमें बाहर एक गोलियां बेचने वाला था, जेबी की गोलियां होती थी वहाँ जी। तो उसके पास खुली गोलियां होती थी खाने वाली, चूसने वाली। तो वो आवाज़ कैसे देता था, ऐसे नहीं आवाज़ मारता था, और ऐसे अपने गए थे यहाँ पे ना फट्टी जो होती है जी जी, जिसमें लिखते हैं हम, तख्ती जी। उस तख्ती को उसका पकड़ने वाला हिस्सा जो यहाँ फंसा हुआ था और यहाँ उसके ऐसे मारता था वो, और इधर से ऐसे करता था, जैसे ये चीज़ है तख्ती है। हाँ जी हाँ जी। और जी। ऐसे। तो मैंने उसको देखा, मैं कहा यार मैं मुझे भी देना। कहते नहीं आपको नहीं आएगा ये, कहते कोशिश करो। तो मैंने ऐसे थोड़ा सा किया तो उनको लगा कि ये सीख सकता है, उसने तवज्जो दी मेरी तरफ, मुझे 2-4 बार ऐसे बताया, 2-4 बार ऐसे बताया, पूरा ये करना है, ये बजेगा एक दफ़ा, ये बजेगा। तो ऐसे ऐसे करते वहाँ से मैं जब स्कूल ख़त्म होता था अपने घर तक मैं यही करता था, टक चिक टक जिंग टक चिक टक जिंग टक चिक टक जिंग टक, वहाँ तक करता था। और जो मुझे लाइनें किसी कलाकार की याद होती थी, उस वक्त के जो कलाकार थे, गायक थे, तो मैं उनकी लाइनें उस पे ऊपर दोहराता था। तो वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बना। जब भी मेरे को कुछ याद आता तो मैं उसको अपने रिदम में लेता था। ये 60s की बातें कर रहे हो आप? ये अब बहुत पुरानी बातें हैं, मतलब है तो है। हाँ, आप चौथी कक्षा में थे? मेरे ख्याल है 68 में मेरा ख्याल है 10वीं कक्षा पास की मैंने। मैं रिस्पेक्ट के साथ एक सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप ये मानते हो कि आप पिछले जन्म से कुछ लेके आए थे? मेरा ख्याल है पिछले जन्म की कमाई भी शामिल होती है बाबा जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। मेरे माँ बाप की कमाई भी हो सकती है, मेरे दादे परदादा जो मेरे एंसेस्टर्स हैं जो गुजरे हैं उनकी कमाई हो सकता है, इतनी नाम की कमाई जो भी है साधना करते रहे होंगे, या जिन गुरु से मतलब वो मांगते रहे होंगे, उनकी कृपा भी रही है। मेरी माँ खुद बहुत अच्छा गा लेते थे, मेरी भूआ जी वो भी घर में जब कोई ना कोई शादी ब्याह होता था तो उसमें बहुत सुंदर गायन करते थे। जेनेटिक फैक्टर हल्के से? मेरा ख्याल है हल्के हल्के हैं। मेरे फादर साहब को वो शायरी के मुतासिर थे बहुत, उस वक्त के दौर के बाबू राजबली साहब हुए, बाबू राजबली साहब। बाबू इसलिए बोलते हैं कि जो पानी के महकमे कनाल होती है ना, कनाल महकमे में काम करते थे वो, तो बाबू बोलते थे उनको। मगर शायर इतने कमाल थे कि कोई किसी ने कहा कि मैं रुपया फेंकूंगा और आपका शेर तैयार होना चाहिए, चांदी के सिक्के होते थे उस वक्त। तो मेरे बापूजी वगैरह ने उन लोगों जब छोटे थे तो उन लोगों ने देखा ये कमाल कि उसके उतरते ही एक छंद पूरा हो गया था। तो वो भी थोड़ा थोड़ा जानते थे इसके बारे में, मगर अनपढ़ थे सभी लोग, मेरे दादा। मगर वो जो डेरे में पड़े हुए लोग होते हैं ना, कि गुरमुखी के थोड़े थोड़े अक्षर उठा लेते थे, उठाना होता, एक होता पढ़ना फ्लो के साथ, एक होता है अक्षर उठा के पढ़ना कि जोड़ जोड़ के, तो वो पढ़ लेते थे। तो मेरा ख्याल है वहाँ से कुछ मुझे मिला है। हाँ जी। और जब मेरी ख़बर छपी पहले दिन, तो मेरे दादा ने वो अखबार पढ़ के जो सत में बैठे हुए लोग थे, सत मतलब जो एक सांझी जगह होती है, जी जी। जैसे सांझा चूल्हा होता है वैसे एक सांझी जगह होती है जिसको सत बोलते हैं, वहाँ बैठे हुए लोगों को सुनाया। मेरे पोते की यार मतलब
दूरदर्शन पे गीत आया है, रेडियो भी पे भी आया था, दूरदर्शन पे भी आया ये। और हमारे हरपाल टिवाना जी थे, हमने थिएटर भी किया। तो उस थिएटर की जब पहली फ़ोटो छपी थी तो मेरे दादा ने कहा कि यार ये पता नहीं लगता, नीचे तो मेरे पोते का नाम लिखा हुआ है मगर तस्वीर में इतनी बड़ी वो दाढ़ी दूढ़ी है, तो इसमें से कौन है यार, देखो यार, देख के बताओ। तो वो कहते नहीं, ये जो है बना हुआ है कलाकार, इसने दाढ़ी लगाई हुई है, ये आपका पोता ही है। तो सभी को दिखाते फिर रहे थे। उस वक्त खुशी का समा था ये मेरे लिए कि मेरा दादा मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि यार देखो मेरा पोता कहाँ पहुँच गया। ओके, मैंने सोचा कि मैं ये वाली बात आपको बाद में बताऊंगा, पर अब बताने की फीलिंग आ रही है तो बता दूंगा मैं। प्लीज़। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेडिटेट करता हूँ, ध्यान के लिए बैठता हूँ हर सुबह। और मेरे ख्याल से ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पॉडकास्टिंग, ये हमारा आर्ट है। तो ये मैं बहुत आर्टिस्टिकली इस पूरे प्रोसेस को देखता हूँ। जब कोई गायक हमारे शो पर आ रहे होते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए उनके गीत सुनते जाता हूँ और उनके आवाज़ के पीछे जो भावना छिपी हुई रहती है उसे पहचानने की कोशिश करता हूँ। आओ मेरे साईं। तो जब मैं आपके गाने सुन रहा था पिछले 2-3 दिनों से, मुझे 2 चीज़ें सुनाई दी। और आप प्लीज़ मुझे करेक्ट करना, अगर आप सहमत नहीं हो तो फिर वो भी कह देना। मैं बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आपकी आवाज़ में सफ़र सुनाई दिया, ये पहली चीज़ थी। जब मैंने थोड़ी गहराई से आपकी आवाज़ सुनी तो सफ़र सुनाई दिया। बहुत लंबा सफ़र रहा है और बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ महसूस किया है, बहुत बहुत ज़्यादा बदले हो आप इन सालों में। दूसरी चीज़ वो डेफिनेटली डाउनलोड वाली जो हमने बात करी कि आप कहीं से तो गीत भी खींच रहे हो और जो आपकी गायकी में जो हरकत सुनाई देती है वो मेरे ख्याल से ऊपर से। बिल्कुल बिल्कुल, एंटीना साफ होना चाहिए, नेटवर्क प्रॉपर होना चाहिए। नेटवर्क तभी प्रॉपर होता है जब आप कंसंट्रेशन, जो आप मेडिटेशन करते हैं जैसे, जी, ये कंसंट्रेशन बढ़ाती है इन चीज़ों को। मतलब उस वक्त तो हमारी, मतलब मेरा ख्याल है सुबह जब उठता था तो पहले मेरा काम ही यही होता था। जब मेरे शुरू तक दौर था, जब मुझे ये चीज़ें मिलनी शुरू हुई उसकी कृपा से, जिसको मानना शुरू किया, बस जिसको जान गए, पहचान गए, वो मेरे लिए मान गए कि चलो लिखो, गाओ। आप खुद की आवाज़ को किस नज़रिए से देखते हो? क्योंकि आपकी आवाज़ ने ही आपका करियर बनाया, आपके टीम का करियर बनाया, आपकी पहचान इस दुनिया में आपकी आवाज़ है जी। तो खुद की आवाज़ को किस नज़रिए से देखते हो आप? खुद की आवाज़ को, मेरा ख्याल है ये मेरे लिए उसकी दी हुई वो कृष्माई चीज़ है, जादू करने वाली जो कला जो है, जब वो बख्शता है तो आवाज़ के ज़रिए ही देता है। किसी को आवाज़ के ज़रिए देता है, किसी को हाथ के ज़रिए देता है, किसी को आँखों के ज़रिए देता है, मगर वो नवाजता ज़रूर है। हर बंदा किसी ना किसी फ़न से मतलब महारत हासिल करता है और दुनिया में उसका नाम होता है। जैसे जादूगर लोगों को देखते हैं, कमाल करते हैं वो, ये भी एक जादू ही है जी। यह आपकी आवाज़ है, आवाज़ ही आपकी कला पहचान है। जैसे गीत था लता जी ने गाया था कि आखिरी है जो आवाज़ है वही पहचान होगी आपकी। तो आवाज़ से ही एक कलाकार की पहचान होती है। आवाज़ से ही पता लगता है ये गुरदास मान गा रहा है, आवाज़ से पता लगता है ये दलजीत गा रहा है। जितने भी रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, सबकी अलग अलग टोन है, मुकेश जी की अलग, किशोर कुमार अलग ही निकले। कला मतलब है, देखो गला वही है, मुंह भी वही है, आवाज़ कहाँ से निकलती है, कैसे बनती है, ये उस कृपालु ने ऐसा वोकल कॉर्ड्स में कुछ नोट्स लगा के भेजे होंगे ना कि ये ऐसी आवाज़ आएगी। किसी को ज़ोर लगा के बोलना पड़ता है, हम थोड़ा ज़ोर लगाते क्योंकि उस वक्त ये सेंसिटिव माइक नहीं थे, उसके ऊपर ने गाया। हमने उस माइकों पे गाया, बिना माइकों के गाया है। बिजली चली गई तो बिना माइक के मतलब लगे हुए हैं, मगर ये नहीं, लड़ी नहीं टूटने दी, सिलसिला नहीं टूटने दिया, क्योंकि वो सुन रहे हैं तो मतलब, क्योंकि उतने ही लोग शांत हो जाते हैं कि जब उनको आवाज़ के ये आवाज़ सुननी चाहिए
तो उतनी शांत हो जाते, कोई हरकत भी नहीं रहती। वो चीज़ें हमने देखी, वो दौर देखे। तो आवाज़ मेरे लिए बहुत बड़ी, मेरे लिए नहीं, उन मेरे जो सुनने वाले हैं उनके लिए भी मायने रखते हैं कि यार उसकी आवाज़ में होना चाहिए था, यार ये गाना उसकी आवाज़ में होना चाहिए था। तो वो भी एक इज्जत वाली बात है। सफ़र सफ़र, हाँ, सफ़र अंग्रेज़ी वाला सुनाइए। सफ़र भी रहा है, हाँ जी। अंग्रेज़ी वाला सफ़र भी रहा है कि सफ़र करते रहे। अच्छा, सफ़र। हाँ, बहुत सफ़र किया यार। एक्सीडेंट्स। पंजाबी वाला, गुरमुखी वाला, ये उर्दू वाला सफ़र है। जी। हाँ जी, कि कहाँ तक पहुँचे, किस मुकाम पर पहुँचे, मगर यहाँ से चले थे, अभी पता नहीं कहाँ पहुँचना है, ये कभी सोचा नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी नहीं सोचा। मतलब एक चलते जा रहे हैं। अभी सोचना थोड़ा सा इसीलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, उसके बारे में सोचना शुरू हो गया। क्योंकि यार आपने बात कही है मगर बात लोगों तक गई नहीं, आवाज़ लोगों तक पहुंची नहीं, गाना लोगों तक बन गया है मगर वहाँ तक पहुंचा ही नहीं, दर्शकों के पास, श्रोताओं के पास, दुनिया में कहाँ कहाँ बैठे लोग, उनके पास पहुंचा नहीं, तो फिर इसका गाने का मेरे मकसद ही नहीं रह जाता। तो उसके लिए आप लोग ज़रिया है हमारे, एक बहाना है, खूबसूरत बहाना जो जोड़ने का, दुनिया से जोड़ने का। तो यही सफ़र है मेरा बस बाबा जी, और ये सफ़र कब मुकम्मल होगा ये तो वही जाने। ऑलमोस्ट 60 साल हो चुके हैं उस 60s के फेस, हाँ, जब आपके दादाजी ने मेरे साईं, लोगों मेरे को साईं, मेरे साईं, कैसे फोटो आपने तो कैलकुलेट करके रख लिया ये। 60 इयर्स हाँ, रफली। मेरे साईं। ये बहुत लंबा सफ़र होता है, किसी किसी का करियर भी इतना लंबा नहीं होता। हाँ, हाँ, और आप तब से कलाकार रहे हो। सवाल ये आपके लिए कि इन 60 सालों में 3 सबसे बड़ी गलतियां क्या थी? गलतियां सबसे होती है। गलती के बिना तो कोई रह नहीं सकता मेरे। जब ये मनुष्य का जो जामा है, ये तो गलतियों का पुतला ही कहा गया है इसको, कि मैं, इंसान ने हमेशा कहा मैं गलती का पुतला हूँ, मैं भूलनहार हूँ, तू बख्शनहार है। यही मानते हैं जो बड़े बड़े फ़कीर, बड़े बड़े आलम फाजल लोग, दानिशमंद लोग, यही कहते हैं कि बहुत गलतियाँ हुई हैं, बख्श देना, तौबा तौबा, बख्श देना। तौबा तौबा ही करते आए हैं, तौबा तौबा करते गए। आपसे क्या गलतियां हुई हैं ओवरऑल? जैसे अगर मैं खुद की बातें करूं तो डेफिनेटली एक फेज़ रहा है जहां घमंडी हो गया था मैं। हाँ, कभी कभी ये चीज़ें भी होती है, ये तो सबसे ख़तरनाक चीज़ है। घमंड? हमारे घमंड तो बहुत सख्त ज़रूरत है। गरूर अपनी किसी चीज़ के ऊपर कभी आता है तो थोड़ी देर के बाद पता भी लग जाता है कि मुझसे गलती हुई है, और उसी वक्त माफ़ी भी मांगता हूँ उससे कि प्लीज़, कोई भी आया था तो ऐसे मैं, मुझसे डांटा गया या ऐसे, उसके साथ मैंने फ़ोटो खिंचा लेनी चाहिए थी। जो आए थे पता नहीं कब से बैठा होगा बेचारा, और पीछे लोगों ने ऐसे उन लोगों को भेज दिया वापस। मुझे लगा यार ये तो गलती है, किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ी गलती है मेरे। वो चीज़ें बस, जब भी मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, किसी का दिल दुखाया गया है, तो वो मुझे तकलीफ़ देती है चीज़। किसी का भी टूटा हो दिल, या किसी का मेरी वजह से हुआ हो, नुकसान हुआ हो, तो उसके लिए मुझे हमेशा शर्मिंदगी रही है मेरे से। और 60 सालों में आपने सही क्या किया? सही सही करने की कोशिश में लगा ही हूँ अपने आप को सही दुरुस्त रखने में लगा हुआ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मुझे किसी ने सवाल किया, यार आप बाहर जा रहे हैं, कहते हमारे थोड़ी देर के लिए आ सकते हो? मैं कहा यार हम रियाज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि प्रैक्टिस आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? मैं कहा यार मुझे ज़्यादा करनी पड़ती है। हम उस वक्त कनाडा का टूर करने जा रहे थे, तो सभी के साथ रिहर्सल करते थे, अपने साथी कलाकारों के साथ बैठ के कई दिन लगातार। तो आर्टिस्ट ने बुलाया था मुझे, तो मिल के जाइए यार। मैं कहा यार मैं थोड़ा बैठे हुए हैं हम, तो इन दिनों में नहीं मिल पाएंगे, बाद में से।
कहता आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैं कहा मुझे ज़रूर बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है बचाने के लिए अपने आप को उस जगह से कि हिल नीचे ना आ जाए ग्राफ। जी। नहीं तो प्लेटो स्टेज भी आ जाती है, जैसे खिलाड़ियों में आ जाती है कि ना परफॉर्मेंस आगे बढ़ती है ना नीचे आती है, एक जगह पे जाके बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। जैसे लगता था कि मैसी अब गया, मतलब यार हैं कुछ हो नहीं रहा है इनसे, कुछ हो नहीं रहा है। मगर जिस दिन उसने वर्ल्ड कप जीता तो मैं स्टेज पे था उस वक्त, स्टेज पे गा रहा था और साथ साथ मैं स्कोर पूछ रहा था कि अभी क्या चल रहा है, मैसी कहाँ तक पहुंचा, मैसी ने क्या किया। मैं यही चलता रहा है अर्जेंटीना के। आप मेसी के फैन हो? हाँ, मैसी का बहुत बड़ा फैन हूँ। रोनाल्डो से ज़्यादा? और रोनाल्डो से भी ज़्यादा। हाँ, रोनाल्डो से भी, मतलब मैं उनका फ़ैन, क्योंकि डेविड बैकहम साहब का मैं सबसे पहले, ये जितने भी सारे रोनाल्डो जितने भी हुए हैं हाँ जी हाँ, उधर से भी हुआ है, अपना ब्राज़ील से कितने रोनाल्डो हुए हैं, वो वाले रोनाल्डो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, कमाल थे वो। तो मैं मैसी का इतना बड़ा फ़ैन, क्योंकि उस दिन मैं पूछ रहा था कि क्या स्कोर हो गया, क्या स्कोर है, मैं साथ साथ में। और जब पूरा हो गया, मैच जीत गए, तो फिर मेरा भी प्रोग्राम भी संपूर्ण हो गया। मैं मानता हूँ कि जितने भी लड़के स्पोर्ट्स देखते हैं वो हमेशा खुद की ज़िंदगी को एक स्पोर्ट्स के नज़रिए से भी देखते हैं। होना चाहिए बाबा, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप। जो आपने कहा आपकी आवाज़ के बारे में कि आप ट्रेन करते हो खुद को, आपने तुरंत स्पोर्ट्स के साथ कनेक्ट कर दिया कि मैसी भी करते हैं इसलिए स्पोर्ट्स देखते हो? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एक इंस्पिरेशन मिल हाँ जाती जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मिलती है। और उनसे इंस्पिरेशन कमाल की है, क्योंकि इतना कंसंट्रेट होके खेलता वो खिलाड़ी, उसके कोई भी कुछ उसको धक्का दे देता, कुछ नहीं देखता, मतलब वो उसकी तरफ नहीं देखता, वो बॉल की तरफ ही देखता रहता, इग्नोर कर देता वो। उनका फ्लो स्टेट होता है, वहाँ उनके डाउनलोड्स होते हैं। हाँ जी हाँ, वो इग्नोर कर देता है कोई उसके, क्योंकि उसके पीछे लगे होते हैं, ये 2-4 तो लगे होंगे, क्योंकि इसको बस ये ना जाना पाए। मैं मानता हूँ कि 2 टाइप के इंसान होते हैं, या तो रोनाल्डो फैंस या तो मेसी फैंस वो बहुत। रोनाल्डो फैंस वो होते हैं हाँ जी, जिन्हें खुद के अचीवमेंट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वाह, और मेसी फैंस वो होते हैं जिनके लिए भगवान भी थोड़ी सी मेहनत कर देता है, कृपा कर देता है। हाँ। वाह वाह, बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है, ओके। डिफाइन किया खूबसूरत। पता है हमारे देश के 2 सबसे फेमस मेसी फैंस कौन है? रणबीर कपूर और आप। ओए और दोनों ही कनेक्टेड है, ये मैं मानता हूँ। मेरे साईं। आप नए आर्टिस्ट के गाने सुनते हो, जो नए पंजाबी आर्टिस्ट है, करण औजला बिल्कुल भाई? बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सुनते हैं। अभी तौबा तौबा सुना ही है ना मैंने। जी जी जी। हाँ जी हाँ जी, वो विक्की कौशल जी की फिल्म में। हाँ जी। मैं कहा यार अभी मैं कैसे बात करूं यार उनसे। मैं फिर परम जी को बोला, जो हमारे साथ हमारे कलाकार भी हैं और प्रोग्राम भी कंटिन्यू करते हैं, कि यार उससे बात करवा मेरी, ओजला से। इतना अच्छा लिखा हो गाना यार, वो बहुत पॉपुलर है वो सब, उसने डांस भी बहुत खूबसूरत किया जी। तो मैं तलाशता रहता हूँ कि मैं अभी बात करूँ, जिसकी मैंने आवाज़ सुन ली या गीत सुन लिया, मैं यार इससे मैंने बात करनी है, मेरी बात करवाओ। आप क्या देखते हो एक गीत में जब आप सुन रहे हो? तो जो मैंने आपको कहा आपकी आवाज़ के बारे में कि सफ़र है, एंटेना के बारे में बात हुई, हाँ तो आई एम श्योर कि जब आप भी किसी गायक के गीत सुन रहे हो तो आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ कुछ दिखाई देता है। आप जैसे लोग जो सीनियर है, आप आध्यात्मिक हो, उस नज़रिए से आपको करण औजला के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि उन पर भी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले के। बेशक, इसमें कोई शक नहीं, उसकी शायरी में डेप्थ है, क्योंकि डेप्थ तो बिना किसी झटके के नहीं आती। उसके माँ बाप शायद इस दुनिया में नहीं रहे, और परमात्मा करे किसी के माँ बाप को, मतलब वो साया सर से नहीं उठना चाहिए, क्योंकि वही इतनी बड़ी महफूज जगह महसूस करते हैं उनके चरणों में हम, कि चाहे वो कुछ भी हो मगर हमारे आसपास बैठे रहें, उनका आशीर्वाद उनके साथ। बेशक नहीं रहे वो, मगर उनका आशीर्वाद, उनका माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद।
क्योंकि उनकी गाने भी कुछ ऐसे लिखे जो है ना, माँ के ऊपर लिखा है, तो बहुत मायने रखती है चीज़। करण से मिलो? करण से मिलना था हमने दुबई में, वो कहीं मेरा ख्याल है कनाडा में प्रोग्राम देने के लिए चले गए थे जी। तो उन दिनों में हम गए थे दुबई, तो कहते यहाँ पे ही आए, तो मैं क्या पता करो फिर, तो फिर मुलाकात नहीं हो पाई। अगर आप उनसे मिलते तो आप उन्हें क्या एडवाइस देते करियर के बारे में? मैं तो खुद उनसे एडवाइस लेता हूँ यार, नहीं मतलब ले यार आप ऐसे कैसे कर लेते हो यार, क्योंकि नई चीज़ें, नए लोग, नए नौजवानों की जो एक पीढ़ी है, जी। उनके तक कहाँ पहुँच, मतलब कैसे पहुँचा जाए, मतलब उनको कैसे छुआ जाए, क्योंकि हम अपने स्टाइल से गा रहे हैं, वही पुराने स्टाइल में गा रहे हैं या पुरानी आवाज़ में गा रहे हैं, तो एक नए रूप में आप जब निकलते हैं तो नया एक आपका म्यूज़िक सिस्टम भी नए तरीके का, उसमें इलेक्ट्रॉनिक का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हम ज़्यादा एक्वेस्टिक पे गाने वाले। सर आपकी आवाज़ पहुंच चुकी है वैसे हाँ जी, हम सारों तक। मतलब मैंने पहली बार आपको वीर ज़ारा में ओ मेरे साईं, देखा था हाँ, वहाँ, जी जी जी, हाँ आपके गाने सुने और तब से मैं सुनते आ रहा हूँ। पर जी। जनरली लोग आपको एज अ पोएट जानते हैं आजकल, कि आप आपके नज़रिए को जानना चाहते हैं मेरा कि आप ज़िंदगी को किस तरह से देखते हो। तो आई एम श्योर बहुत सारे जेनजीज आपको यहाँ से डिस्कवर करेंगे। जेनजी यानी कि जिनका जन्म 98 के बाद हुआ है। पर जी, लोग आपके दिमाग, आपके दिल को जानना चाहते हैं, ये मैं आपको कह रहा नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है, दिल की बात लबों पर लाकर अब तक दुख हम सहते हैं, हमने सुना था इस नगरी में दिल वाले ही रहते हैं, एक हमें आवारा कहना, कोई बुरा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। सो दिल की दुनिया बड़ी कमाल है, जो दिल को सही तरीके से इसका सदुपयोग करने लगे हैं तो ये बड़ी चीज़ है जी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये हिल जाती है तो फिर सारी सरकारें हिल जाती हैं। दिल सो हमारा दिल से ही शुरू है, दिल दिल का सेंट्रल मामला। गवर्नमेंट है। हाँ जी, दिल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। ओके। हाँ जी, हाँ, तो दिल का ही मामला है। पर जितने भी यंग आर्टिस्ट हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? बहुत सारे पॉडकास्ट वैसे भी सुन रहे हैं। हाँ, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आप कभी किसी की वो नहीं करनी, परवाह नहीं करनी कि यार मुझे मेरे लिए ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, अपने काम की तरफ पूरी तवज्जो देके और सच्ची ईमानदारी से, नीयत से, तबीयत से अपने काम को बरकरार रखो, और दुनिया को, क्योंकि आपको फॉलो करते हैं लोग, आप किसी के आइडल्स हैं, तो उनके दिल बस ना टूट जाएं, बस उनको खुश रखने के लिए जो कुछ कर सकते हो, श्रद्धा से, अपनी आवाज़ से, जो आपके पास जादू है, और आपके गीत के जो लिखने की कला जो आपको बख्शी है, उसकी वजह से आप उनको खुश रखें बस। जेन्युइनली एक बात कहनी है, पर जो हमने स्टार्ट में कहा कि ओजी बैड बॉय, ये वो ठीक है, वो सब एक जगह, पर कभी कभी आपके चेहरे को देखकर ना लगता है कि आप भी कोई संत टाइप के इंसान हो। अगर कोई गुरदास मान के चेहरे को नहीं जानता, जब पहली बार कोई आपसे मिलेगा, आपके चेहरे पर भी एक वो स्पिरिचुअलिटी दिख जाती है। मेरे साईं, आप ये मानते हो? ये उनका नज़रिया है, बिल्कुल बिल्कुल। पर मैं कभी ऐसे ये आंखों का ही ये जो हल्का हल्का सरूर है जी, तेरी इस नज़र का कसूर है ना, वो उनको लगता है कि मैं देख के, आपको मेरे अंदर भी यही फील हुआ था कि ये भी नेक इंसान है, अच्छा इंसान है, कि इसके अंदर भी परमात्मा ने जो कला बख्शी है, जो नवाजिश की है, ये उसकी कृपा तो है ही है, अदरवाइज तो बैठ ही नहीं पाता बाबा जी, क्योंकि नॉर्थ साउथ पोल ऊपर कभी वाले किसी के साथ हाथ मिला के आप तिलमिला जाते हो, जी। थोड़ी देर के बाद में तो आप जाते हैं, यार मुझे हो क्या गया है, कुछ प्रॉब्लम है यार, मुझे थोड़ा, यार मुझे पानी दे, कुछ है, चलो चाय पीते हैं, बैड वाइब्स। हाँ ये होता है, हर बॉडी के अंदर से एनर्जी। हाँ जी निकलते हैं, चाहे वो गलत हो या ठीक हो, मगर जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाती हैं, वो जो क्या बोलते हैं उसको, रेज कहते हैं, वाइब्स। हाँ क्या वाइब्स। हाँ
वाइब मैच हो जाती है। बस बस खुशबू मैच हो जाती है तो मतलब एक और ही अलग पैदा कर देती है वो। छल्ला के बारे में बताइए, पुराने छ- छल्ला के बारे में, नए छल्ला के बारे में। हाँ, छल्ला, वो छल्ला मेरा ख्याल है इतनी बार सुना होगा मैंने। जब वो हमें कैसेट होती थी, मिलती थी, तो दुबई से कोई ख़रीद के ले आया था। उनका एक मेरा दोस्त था, उनका भाई था, वो दुबई से ख़रीद के ले आया टेप रिकॉर्ड और वो चीज़। तो उसने मुझे वो सुनने के लिए दी। इनायत अली साहब की गाई हुई थी जो छल्ला, एक तरीके का उसका अपना स्टाइल था, मगर उसके अंदर मेरी जो अंदर से आत्मा जो आने शुरू हुई, उसके गाने के बाद, सुनने के बाद, मैं जब खुद प्रैक्टिस करता तो मैं कहीं और निकल जाता था। ऊंची आवाज़ में गा के निकलना, फिर वो छोड़ के आना, तो जो उसने नहीं किया था उसमें सिर्फ सिंपल चल रहा था। तो वो मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा बन गए कि एक मस्जिद थी वहाँ, उनको बोलते थे शाही मस्जिद, जहाँ इनके महाराजा भूपेंद्र सिंह के जो पुरखे थे, वहाँ पे उन लोगों को समाधि दी, उनके लिए जगह बनाई हुई थी जी। तो हम वहाँ पे जाके उनके जो बरामदे थे बड़े बड़े, उनके बीच में बैठ जाते थे, और एक वो ढोलक वाला होता था, एक मैंडोलिन प्ले करने वाला होता था, बस फिर वही चीज़ चलती थी। और फिर मतलब लोग जो घरों में सोए हुए हैं वो भी निकल के आके हमारे पास आके बैठ के सुनते थे। ऐसी ये चीज़ पहले भी हुई, क्योंकि जब मैं अपने गांव में था, ये पटियाला की बात है, कि छल्ले के बारे में, कि छल्ला इतना अंदर बस गया। वो एक होता है ना कोई चीज़, जैसी चीज़ समाधि ले लेती है अंदर, वो चीज़ आ गई। वो गाया बहुत लोगों ने, मगर जो इज़्ज़त मान आज तक मुझे उस छल्ले की बदौलत मिला है, तो छल्ला मेरा मतलब हिस्सा गहना बन गया। सिर्फ छल्ला गहना ही है वैसे तो, मतलब वो अंगूठी बन गई जिसके बिना किसी की शादी नहीं हो सकती, क्योंकि रिंग सेरेमनी तो होती है ना। तो मेरी रिंग सेरेमनी छल्ले के साथ ही हुई है। उसे री रिकॉर्ड क्यों किया आपने? री रिकॉर्ड एक्चुअली में ये थे, हमारे दोनों से पूछा गया, दलजीत और मुझसे पूछा गया कि मतलब छल्ले के बारे में ऐसा कुछ कोलैबोरेशन किया जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं कहा मुझे उसके साथ काम करना अच्छा लगता है। दिलजीत के साथ मैंने की बनो दुनिया दा गाया हमने दोनों ने, और लोगों ने बहुत प्यार सत्कार दिया। एक नई जनरेशन का मतलब स्वरूप, और एक वो उनके साथ दोनों तरफ चलती मिलती हुई आवाज़ें। आप दोनों की आवाज़ की वजह से ना हीलिंग मिल जाती है लोगों को सर। हाँ, जब लोगों के दिल मिले के हुए, घाव मिटने लगता है। मिले। अभी मानते हो? बिल्कुल उस कोक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग याद है आपको? बिल्कुल। वो एनर्जी बहुत अलग थी। आप दोनों के बीच की एनर्जी के बारे में पूछना चाहूँगा। आप दोनों ही ब्लेस्ड सोल्स हो जी, ऊपर वाले का आशीर्वाद है आप दोनों पर। तो जब ऐसे दो सोल्स मिलते हैं और आर्ट बनाते हैं साथ में, वो बन जाता है। मेरा ख्याल है वो बनाते नहीं है, बन जाती है। ये चीज़ें जब हम सोचते हैं ना कि मतलब हम बना रहे हैं या कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि कोशिश ही तो बड़ी बात है, कोशिश में ही कशिश पैदा होती है। और कोशिशें नहीं करने से तो फिर कुछ भी हासिल नहीं है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तदबीरों पे नाज करोगे, किस्मत पर पछताओगे। हम तदबीर, जब हम कोई काम करते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, वो तदबीर होती है। और किस्मत पर सोच के छोड़ दें तो मतलब वो एक हो जाता है कि बहाना ही है, यार किस्मत में नहीं लिखा था यार। हाँ, तदबीरों पे नाज करोगे और किस्मत पर पछताओगे। दौलत से बिस्तर ले लोगे, नींद कहाँ से लाओगे? वाह। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। दौलत से बिस्तर ले लोगे, नींद कहाँ से लाओगे? झूठ सलीके से बोलोगे तो सच्चे कहलाओगे। सच को अगर तुम सच कह दोगे, सूली पर चढ़ जाओगे। आजकल हो रहा है पापा, जो सच की आवाज़ उठानी चाहता है उसको दूसरे दिन ही मतलब टक 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 खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। ये क्या बोल गया, क्या बोल दिया। सच को
जज़्ब करना, हज़म करना किसी के बस में नहीं है। वो पेशेंस रही नहीं है लोगों के पास। इसीलिए दंगे फसाद ये चीज़ें जो दुनिया में चल रहा है, ये सिर्फ इस कुदरत की बिगाड़ी से चल रहा है। ये भी पूरी नेचर ही है, मतलब अंदर यूनिवर्स ये पूरा है जी। प्रदूषण ही प्रदूषण है। वॉइस में जो नॉइस है, कितनी तरह की जंग चल रही है। और मेरा ख्याल है 3rd वर्ल्ड वॉर का जो न्योता, मतलब एक दूसरे को बहुत दुख होता है यार। सो हम बात से बात लेके पता नहीं कहाँ चले गए, मगर हम बात वही है कि ठहराव बहुत ज़रूरी है, बंदगी ज़रूरी है, मेल मिलाप प्यार मोहब्बत ज़रूरी है। सर मैं सोच रहा हूँ कि आप और दिलजीत पाजी आपस में क्या बात करते हैं जब आप दोनों मिलते हो एक दूसरे से? कि बात होती नहीं वो खामोश हो जाता है। खामोश मैं पूछ नहीं सकता, वो पूछता नहीं, क्योंकि इज़्ज़त मान सत्कार जो एक अपने सीनियर के लिए उसने रखा है, जो बनाया है, वो बहुत कम, मतलब क्योंकि बातचीत का सिलसिला तभी खुलता है जब मतलब आप भी बोले मैं भी बोलूं। वो खामोश हो जाए, ऐसे बस प्यार से देखता रहा। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। और जो खामोशी बोलती है वो ज़ुबान भी नहीं बोल सकती। वाह। और उसको समझना, जो खामोशी को समझ गया वो तो फिर वही है शून्य में पहुंचने वाली बात। अब दोनों ने मिलकर आर्ट कैसे बनाया? ये बन गया, बस मैं वही कहता हूँ कि जब दो अच्छे लोग मिल जाते हैं या कुदरत मिला देती है तो वो अच्छा होना ही होना है प्रभु। ये पक्की बात है। पहली बात तो मिलते नहीं, दो मिल जाए तो फिर कुछ ना कुछ तो कमाल होता है। आपने उनकी फिल्म चमकीला देखी? चमकीला मैं देख नहीं पाया उन दिनों में, बहुत ज़्यादा एक तो मैं थोड़ा पेनफुल रहा, मैं कुछ उन दिनों में बहुत ज़्यादा मेरे तकलीफ़ थी, मेरी बॉडी टूट रही थी, पता नहीं कि इंजेक्शनों की वजह से, जो वैक्सीन वगैरह लिए हैं उनकी वजह से वो चीज़ें हुई हैं। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा रहा है। और फिर मैं प्रोग्राम्स के लिए भी थकावट मुझे बहुत हो जाती थी, ट्रैवल करता था, कभी इधर कभी इधर कभी, उन दिनों में बहुत ज़्यादा रहा, तो वो बॉडी को ही संभालता रहा मैं। आप कभी ओरिजिनल चमकीला से मिले थे? जी पहले? हाँ जी हाँ, मिला। हम एक ही साथ, एक अपने जो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर एक था चरणजीत आहूजा जी, और उनके घर में हम मुलाकात की थी। वो कैसे उनके था? घर में बहुत रात, देर रात तक हम खाते पीते रहे, मतलब कैसे थे और बातें करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत प्यारे इंसान थे वो। मतलब उनको ये रहता था कि यार गुरदास भाई थोड़े गाने सारी दुनिया ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੇ, पर मेरे गाने थोड़े जे आड़े टेढ़े। मैं कहा यार जो मालिक ने जिस तरह दिया है किसी को, मतलब उसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। आपकी झोली में वो चीज़ डाली है, मेरी झोली में ये चीज़ डाली है, तो हम इस चीज़ का कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते कि आपको नहीं, आप उसको चीज़ को आप फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि आपको कितने लोग सुनते हैं और कितने वो लोग सुनते हैं जिनको बेचारों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलता ही नहीं है। जैसे ट्रक ड्राइवर हैं, सारी रात गाड़ी चलानी होती है, तो उनको कोई एंटरटेनमेंट ना मिले, या जिस चीज़ के लिए वो उसके अंदर एक जोश बना रहता है कि आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपके गाने सुन रहे हैं। ये चीज़ें हमारी वार्तालाप बहुत मतलब प्यार से, और प्यार से विदा हुए। उनके साथ एक और कलाकार थे आज़ाद साहब, जो उनके राइटर थे, उनके साथ भी बहुत प्यारी वार्तालाप, कि उनके बारे में बताया कि यार बहुत अच्छा, आपको बहुत प्यार करते। उस फिल्म की वजह से नई जनरेशन ने जाना है चमकीला के बारे में, उनका म्यूज़िक डिस्कवर हुआ है। हाँ हाँ, इम्तियाज़ अली ने वो बहुत पहल की। हाँ, बहुत प्यारी फिल्म है सर। वाह, वहाँ भी वो फ्लो स्टेट के बारे में बात करी है, उस फिल्म में दिखाया गया फ्लो स्टेट, कि वो कैसे लिखते थे गाने। हाँ, मैंने करण से भी पूछा था उस फिल्म के बारे में। से। हाँ, उन्होंने कहा कि मुझे खुद की एक परछाई दिखाई देती है चमकीला में, हाँ, फिल्म में। क्या बात। पर जिस तरह से उस फिल्म की एंडिंग, एक्चुअली बिगिनिंग दिखाई गई है,
बिगिनिंग में ही चमकीला की एंड दिखाई जाती है उस फिल्म में। ओके। तो देश जाना है कि पंजाब की म्यूज़िक इंडस्ट्री में कुछ कुछ ये डार्क एलिमेंट्स भी होते हैं अक्सर अक्सर रहा है ये समाज। पहले से। हाँ जी पहले से रहा है। अब भी मेरे ख्याल से एपी ढिल्लों के घर पर अभी कुछ हुआ था। शूट हुआ है, मतलब बाहर से कोई गोली चला के चले गए। करण औजला के घर अभी पर पहले भी ये हुआ हुआ था। है। हाँ जी। और साथ साथ पंजाबी म्यूज़िक अभी मेन स्ट्रीम हो रहा है, पूरा देश अब पंजाबी गाने सुन रहा है। बिल्कुल, ये देखो कमाल है। तो पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री को ग्रोथ भी मिल रही है, देश नहीं दुनिया सुन रही है। फॉरेन क्लब्स में भी पंजाबी गाने बज रहे हैं। हाँ जी, पहले चार्ट में मतलब जो 10 का चार्ट जो है उसमें पंजाबी के नंबर होते हैं। शायद मेरे देखने का नज़रिया गलत हो सकता है, पर मैं मानता हूँ कि जब पंजाबी आर्टिस्ट को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली ये जो क्राइम रिलेटेड मुश्किलें होती हैं, इसका रूट कॉज शायद जलन है। लोग जल रहे हैं कि इनको इतनी ज़्यादा ग्रोथ मिल रही है। ये जो पंजाबी सॉन्ग नहीं रहे, इवेंट बन गए। या एक कोई गाना डालो यार, कोई मतलब ऐसा कुछ, मतलब मज़ा आ जाए। आइटम बन गए। गीत नहीं रहा पंजाबी, मतलब आइटम बन गए। एक आइटम डालो यार, पंजाबी आइटम डालो। तो ये होना ही था एक्चुअली में। कि एक हमारे शायर थे, उसने जिक्र किया था, धनी राम चात्रिक जी, पंजाब करा की सिफत तेरी, शाना दे सब समान तेरे, जल पाउन तेरा हरियाउल तेरे, दरिया पर्वत मैदान तेरे, तू सिर साहिबान है अंबां दा, मसलंद मखमली कामां दी, चप्पे चप्पे ते फैल रही दौलत तेरे दरियावां दी। ये पंजाब की सिफत की हुई है। और लास्ट में कहता है कि तेरी माँ बोली जी करदा है कि मैं मतलब इस दुनिया तो जानू दिल नहीं कर, पर उसने जिक्र किया है कि तेरी आवाज़ घर घर में जाएगी। माँ बोली की आवाज़, पंजाब तेरी माँ बोली की आवाज़ घर घर में जाएगी। और मेरा दिल नहीं करता कि मैं इस दुनिया को, इस पंजाबी को मैं, मेरा जान को दिल नहीं करता इस जहान को छोड़ने को, इस पंजाब को छोड़ने को दिल नहीं करता जब उनकी मौत का हो जाता। कि मैं नहीं चाहता कि मैं चला जाऊँ उससे, कि तेरे से मेरा इतना लगाव हो गया, तेरी ज़ुबान से इतना लगाव है, पंजाबी ज़ुबान के बारे में इतना, मतलब उन लोगों ने लिखा था और घर घर पहुंची भी है। ये उसका मतलब एक दुआ थी उस कलाकार की, शायर की। तेरी माखियों मिठी बोली दी, हाँ मतलब मुझे याद आ रही हैं लाइनें, तेरी माखियों मिठी बोली, तेरी शहद से मीठी शीरी ज़ुबान है जो, तेरी माखियों मिठी बोली दी, जी करदियां सिफत न रजदा है, उर्दू हिंदी दियां साजां विच सुरताल तेरा पिया वजदा है। दरगाही सद्दे आ गए ने, दरगाही सद्दे आ गए ने, समान त्यार सफर दा है, पर तेरे बूहों हिल्लण नूं चातरिक दा जी नहीं करदा है। मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। तो आज उनके बोल पूरे हो रहे हैं, कमाल की बात है। उस शायर की जहाँ भी हैं वो, मतलब हमारे दिलों में राज करके गए हों और ऐसी चीज़ लिख के गए पंजाब के ऊपर, कमाल। यही है एक कलाकार को याद रखने का, उसको सजदा करने का, उसको अकीदत मतलब उनके लिए इतनी है। हम हर दिन पॉडकास्ट शूट करते हैं, जब भी मैं किसी पंजाबी आर्टिस्ट से बात करता हूँ, गुरु रंधावा, करण औजला, आप, गिप्पी ग्रेवाल सर, अब सारों के साथ बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि आपके इनर चाइल्ड बहुत जिंदा है, अंदर का जो बच्चा है किसी के दिल में, वो दिखाई देता है किसी के पॉडकास्ट सुन के। तो आप सारों में वो इनर चाइल्ड बहुत जिंदा है, और इस वजह से मुझे दुख होता है कि आप सारों को बहुत परेशान किया जाता है। और शायद पूरा देश भी यही सोच रहा है कि पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री हमारे देश के लिए इतना कुछ कर रही है एक इंटरनेशनल स्टेज पर शायद जलन की वजह से तवज्जो नहीं उनकी तरफ दी जा रही। हाँ जी, शायद जलन की वजह से, शायद पता नहीं सर। ये मुझे इस बात की ज़्यादा समझ नहीं है कि जब करण औजला भी आए थे, पूरी सिक्योरिटी लेके आए थे, जो भी सिद्धू के साथ हुआ, जो भी अब एपी के साथ हो रहा है, पूरा देश ये मानता है कि ये गलत है, पर इसका कोई सल्यूशन है?
इस पूरे सिचुएशन का, और आप सालों से यही सिचुएशन देख रहे हो। चमकीला सर की डेथ को भी आई थिंक ऑलमोस्ट 40 इयर्स हो चुके हैं। कितने जो स्टेज पे डांस करने वाली जो डांसर्स बेचारी रोटी रोजी उनकी, मतलब नाच के गाना, नाच के पैसे कमाना है, रोटी रोजी है, प्रोफेशन है, मगर उनको भी वहाँ पे क्योंकि दारू पी के लोग इतनी उस जगह पे पहुँच जाते हैं कि गोली चला देते हैं। क्यों? अगर थोड़ा सा भी बोल दे कि ये तो नाच करने वाली लड़की हमारे के साथ क्यों, ये यहाँ पे दुख होता है इस चीज़ के लिए। इसकी वजह सिर्फ जलन है। मेरे ख्याल है जलन ही रही है, जेलसी तो है ही है। और गाने बजाने में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, जब तक अदब ना हो, क्योंकि अदब के साथ सुनना, अदब के साथ बैठना, मुशायरा होता तो अदब ही काम आता है, आदाब कहते हैं। ये अदब की कमी है प्रभु। हम कलाकारों को कंजरी समझते रहे, ये बस गाने बजाने वाले हैं, ये गाने बजाने वाले हैं। आपके लोगों के, आपके बच्चों को एंटरटेन कर रहे हैं, वो आपकी मुश्किलों का हल कर रहे हैं, वो समाधान कर रहे हैं आपकी, जो दिन ब दिन आपके लोगों की जो दिमाग में फतूर चल रहे हैं, आपके काम काज का आपके ऊपर बोझ है, उसको हल्का कर रहे हैं। आप उनको रात को कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुनते हो, प्यार करते हो उनको, चलती चलती गाड़ी में आप, ताकि हमें नींद ना आ जाए तो आप उनको उसके गाने बजा के सुनते हो। तो उनके लिए जब वो सामने आ जाते हैं, यार उनको अदब तो दो ना यार। तो आप उनको सुनते ही मतलब दारू पी के सुनना है, अदब से नहीं सुन सकते, वैसे नहीं सुन सकते, क्यों? पी के कुछ और मज़ा आएगा। पर ये भी थोड़ी, हमारे कलाकारों की भी थोड़ी वही है कि गाने भी वैसे ही गाए हुए हैं। जब आप बात करते हैं बंदूक की, बात करते हैं शराब की, तो बात करते हैं अब कि उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो फिर दूसरे भी उनके ऊपर असर करता है गीत। जो बोलते हैं उसका असर होता है। तो हमारे कहते थे कि यार कोई भी कलाकार है, जो मुझे मतलब जिन लोगों ने, उस्तादों ने, मतलब चलते चलते सीखने को तो नहीं मिला, मगर जो चलते चलते उस्ताद लोग बात कर जाते हैं कि मिर्ज़ा कभी स्टार्ट में नहीं गाना चाहिए। मिर्ज़ा साहिबा, कोई भी गीत है, आपने कोई आप उस परमेश्वर के नाम से गाओ, ध्यान लगा के, जैसे मतलब एक आराधना करके कोई गाता है कि अपने अपने इष्ट देव का नाम लेते, उससे शुरू करो और गाते जाओ। और ये जो चीज़ें हैं जैसे मिर्ज़ा वाले, ये चीज़ें बाद में गाओ। पहले मिर्ज़ा गा दिया तो लड़ाई होनी ही होनी है, क्योंकि गर्म है, राग ही गर्म है, तिलंग। तो हर राग की अपनी तासीर है, कोई ठंडक देता है, हाँ, कोई अंदर जोश भर देता है। तो जितनी वार गाई गई हैं, वार मतलब वार मतलब ये लड़ाई नहीं, वार बनी उन योद्धाओं के ऊपर है। तो जब उनको गाना तो जोश में गाते हैं, तो वो फिर उसका असर तो होता ही है, एनर्जी फिर चल जाती है बाबा। अपना स्वरूप है, अपनी तस्वीर है, तो गीत को उसी तरीके से ही लेना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर आदमी को जब सुनना है, कलाकार को सुनना है, तो यार बाअदब होकर सुन। उनको मान सम्मान, यही उनका मान सम्मान है। कई दफ़ा तो उनको वहाँ पे गाली गलोच हो जाती है। सभी आर्टिस्ट जितने भी हैं, मतलब इनके साथ हुआ होगा बहुत बार, हमारे साथ पहले हुआ। किसी की फरमाइश हमने नहीं पूरे पे, तो उसने चला के बियर की बोतल स्टेज पे मारी, मगर हमने शो नहीं बंद किया कभी कि यार अभी लड़ाई होगी, अभी कुछ होएगा। नहीं, यकीन ही इतना था, जब तक दोबारा उनको चार्ज नहीं कर लेते, उसी जगह पे उस मुकाम पे नहीं छोड़ते, तब तक हमें मज़ा नहीं। कभी भी हमने इस करके बंद नहीं किया कि यार हल्ला गुल्ला हो गया, अब प्लीज़ आप बंद कीजिए, प्लीज़ अभी बंद कर दीजिए। मैं कहा यार प्लीज़ आप बैठे रहिए। प्रमोटर्स कभी आते हैं कि मैं कहा कुछ नहीं होगा, भाई यकीन से बैठ जाइए।
ऐसी बातचीत शुरू होती है तो उस बातचीत को वो पकड़ लेते हैं। वो दूसरा समझा देता है, यार सुनो तो सही यार। गीत ऐसा आ जाता है आगे, फिर उनके साथ जुड़ जाता है, उनके माँ बाप के साथ जुड़ जाती है कहानी। तो एक फ्लो बनते 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 एक वो सक्सेसफुल शो होता है वो, जिसमें कभी शुरू में कुछ ऐसी गड़बड़ होगी ना, मुझे वो लग जाता है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। गुरदास मान की अच्छाई की वजह से वो आगे बढ़े। मेरे से जो आपके अंदर की अच्छाई है शायद दुनिया के विलेन भी पहचानते हैं। आए हाय गीतों के कर्मों की बात करी आपने सर। हाय राम। गीत के पीछे भी एक कर्म छिपा होता है, जिसे कहते हैं कि आपकी एक्सटर्नल वर्ल्ड आपकी इंटरनल वर्ल्ड की तरह बन जाती है। तो अगर आपके इंटरनल वर्ल्ड से गीत निकल के आ रहे हैं, उन गीतों में भी कर्मा छिपा होता है। बेशक। अब ये बेशक, क्या एक बात। पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि अच्छाई, शांति बनाए रखो। शांति के बिना तो मेरा ख्याल है नहीं कुछ। मन में शांति नहीं, मोहल्ले में शांति नहीं, आगे जाके गांव में शांति नहीं, फिर स्टेट में शांति नहीं है, फिर है क्या चीज़? किस चीज़ के लिए झगड़े हैं? ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है बाबा, क्योंकि अंदर तो शैतान बैठा ही हुआ है। वो अपना काम कर जाता और अपना काम करके फिर मुस्कुराता है कि देखो उनको मैं उल्लू बना दिया, और हम बन जाते हैं। और कोई सलाह देना चाहोगे आर्टिस्ट को जिनका करियर स्टार्ट हो रहा है? काफ़ी सारे लोग डर रहे हैं अब। डरने से काम नहीं बना। कच्चे कड़े ते तरना ते मौतों की डरना। जैसे सोनी महिवाल वो कच्चे घड़े पे जाती तो पक्के पे थी, एक दिन कच्चा रख दिया उसके ननद ने कि इसको बस डूब जाए, ये हमारे घर से निकल जाए, ख़त्म हो जाए, कि हमारी बदनामी हो रही है, ये मोहब्बत करती है महिवाल से। तो उसके बदल के ना दूसरा रख दिया, मगर उसने भी टनका के नहीं देखा उसको कि पक्का या कच्चा है, क्योंकि इश्क तो फिर इश्क पक्का है तो फिर कच्चे को क्या देखना है। ये वो है कि आपके काम में मोहब्बत है तो फिर डर नहीं, फिर तो जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के चलना पड़ेगा। मगर आप अच्छा करेंगे तो कोई आपको डरा भी नहीं सकता। पर अगर मुश्किल स्थितियों का सामना करना पड़े तो फिर क्या करना चाहिए उन सिचुएशंस में? अपने ऊपर यकीन है, जो अपने इष्ट देव पे यकीन रखिए। किसी के ऊपर तो यकीन रखना पड़ेगा आपको। अपने आप पे रखोगे तो नहीं यार ये कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या ही नहीं है, फिर ये होगा ही नहीं, ये खो ही नहीं सकता, मेरे साथ नहीं बढ़ा होगा तो मेरा ईश्वर देखेगा, मेरे पास बैठा हुआ है। बस इस यकीन की बदौलत तो वो तर के गई, कोई घड़े ने थोड़े पार उतारना था उसको। इश्क में डूब जाना भी तर जाना होता है जी। हाँ। सर फिर से मैं बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ इन सवालों को आपके सामने पेश करूँगा। मुझे उन 2 एक्सीडेंट्स के बारे में जानना है। आई एम सॉरी कि मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। 2001 और मेरे ख्याल से 2007। मुझे सन अभी याद नहीं है जी। मतलब एक एक्सीडेंट जो होता था उसके बाद 5 साल बाद होता दूसरा। 2006 2007। हाँ बस ऐसे ही है। ओके। या 2000 में हुआ था और वो दूसरा 2005 में हुआ शायद। एक करनाल के पास हुआ था। हाँ एक कसौली के सॉरी कसौली नहीं, कुराली। जी। कुराली में हुआ था। जो पहला में हुआ उसमें मेरे राइट साइड पे लगी आंख पे। दूसरा जो करनाल में हुआ मेरे लेफ्ट साइड में लगी। तो मेरी ये जो तराजू है, ये जो तराजू है ना बीच में, ये तकड़ी बन गई ना, ये जी जी जी, ये शायद बराबर करनी थी। बहुत गलतियां हुई होंगी मेरे से, मतलब जिनका कहते हैं कि वो दंड जिसके हाथ में है तो बराबर कर देता है। इसी जन्म में अपने हिसाब किताब देके जाएं तो फिर
मेरा ख्याल है वो अच्छा होता है। सो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं चाहूँगा कि आप दोनों एक्सीडेंट्स के बारे में इन डिटेल बताएं आपके नज़रिए से। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से हर किसी की ज़िंदगी में कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिफाइन करते किसी की लाइफ को। वो जो आपने कहा कि कर्म साफ हो गए, शायद मैं उस नज़रिए से भी हाँ, पूछ रहा बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, हूँ। पहले एक्सीडेंट के बारे में बताइए। पहला एक्सीडेंट जो मेरे चलाने वाले उस वक्त पायलट तेजपाल जी थे, गाड़ी चलाते थे, तो हमारे पास उस वक्त पजेरो गाड़ी थी, वो सेकंड हैंड ली थी उस वक्त, और उसको बहुत खुशी थी कि मेरे पास पजेरो है, मतलब मैं पजेरो चलाता हूँ। तेजपाल की बात कर रहा हूँ। वो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा ड्राइवर, और पूरा मेरा एक एक चीज़ का ख्याल रखना, परिवार का पूरा ख्याल रखना। लोहड़ी का प्रोग्राम था चंडीगढ़ में, और प्रोग्राम का नाम था मान ही मान। सारे मान उस वक्त, एक सिर्फ बब्बू मान उसमें नहीं आए, बाकी सारे मान उसमें शामिल थे। भगवंत मान जी को लेकर चीफ मिनिस्टर हैं वो, तो वो सब मान मतलब वहाँ पे आए थे, हरभजन मान, भगवंत मान। तो रात को लोहड़ी प्रोग्राम ख़त्म हुआ, मैं सुबह जाना था अपने साईं जी के दरबार में। मेरी वाइफ रात को माइग्रेन हो गया, इनको बुरी हालत हो गई। तो सुबह जब उठे तो कहते आप जाके आ जाओ, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास बेबी को रहने दीजिए। बेबी हमारे जो साथ काम देखते थे हमारे घर का, तो मेम्बरी समझ लीजिए, कई दफ़ा परिवार के साथ ऐसा जुड़ जाते जैसे मेम्बर, जैसे घर का परिवार का हिस्सा हूँ। तो उनके साथ रही वो, तो हम चले गए। मैं बैठा हूँ गाड़ी में, मैं पहली सीट पे बैठ गया। मैं पीछे बैठता हूँ मोस्टली, मैं उस दिन मैं पहली सीट पे बैठा, और मैं अपने इष्ट देव को उस वक्त याद करने लगा। मैं कहा यार तेजपाल, और मुझे नींद भी आ रही थी। अच्छा, वो भी रात का जगा हुआ है, प्रोग्राम देखा उसने पूरा। मैं कहा मुझे नींद भी आ रही है, मैं पाठ भी करना है। वो कहता कोई बात नहीं भाजी, तुसी ऐ करो, अपनी बेल्ट बांध लो। पहली दफ़ा किसी इंसान ने मुझे कहा कि बेल्ट बांध लीजिए। मैंने बेल्ट बांधी, और मैं पता नहीं कब सोया और कब बीच में पाठ करना लग जाता था। मैं पाठ करते करते फिर सो जाता था, पता ही नहीं लगा मैं कैसे क्या हो रहा है। आगे जाके बस कुछ झटका लगा, और मैं मदहोशी से बाहर आया, और देखा तो गाड़ी हिल रही है, कोई हिला रहा है, और मेरी आंखें भी खुलनी शुरू हो गई, क्योंकि सीधा कर रहे थे गाड़ी को, उल्ट गई थी, 3 पलटी मारी, जो लोगों के दर्शक देख रहे थे उस वक्त। तो मेरे साथ में जैसे जैसे गाड़ी सीधी हुई, तो ऐसे ही उसकी बाजू मेरे कंधे पे आई, ड्राइवर की, या इस तरफ ड्राइव कर रहा है, तो मैं इस तरफ बैठा हूँ, तो मतलब बाजू मतलब ऐसे आई, और उसका फेस, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, उसमें मैंने गीत लिखा था, वेला साडा आ गया सी जग तो जानदा, पर मान मर जाने नू दुआवां ने बचा लिया, दुआवां ने बचा लिया। तो बच गए। तो उसमें आगे लिखता हूं मैं कि अखां खुलियां, आंखें खुली, अखां खुलियां जदों खुमारी उतर गई, बैठी साढ़े नाल सवारी उतर गई। वो नीचे पड़ा हुआ था, मुझे कहने लगे कि आप प्लीज़, मैं कहा यार मुझे यहाँ पे रहने दीजिए। कहते प्लीज़ आप चलिए, आपके भी चोट लगी हुई है, क्योंकि वो उनको लगा कि ये यहीं पे देखता रहेगा, कहीं कुछ और ना हो जाए। तो उन लोगों ने उठाया, मैंने उसको सलूट करके मैं वहाँ से, मुझे 32 सेक्टर के मतलब हॉस्पिटल में मुझे दाखिल करवाया गया। वहाँ फिर मेरे टाँके टूंके, मतलब वो ऐसे ही उन लोगों ने जाते ही ठोक दिए, वो जैसे सीधे ही लगा देते हैं। खैर कुछ दिनों में मैं ठीक हो गया। सर आपको दर्द याद नहीं? मुझे दर्द बहुत, दर्द में उनको देख के मतलब मेरा अपना दर्द भूल गया मैं, पर दर्द हो रहा? एक चला गया।
दर्द मुझे कुछ नहीं, बस बदले याद है मैं यार, फ़ोन मेरा कहाँ पे है यार, फ़ोन देना कि मैं फ़ोन पे मैं बता दूँ। मेरे फ़ोन पे कोई सिंगापुर से फ़ोन आया किसी का, मिस्टर ढिल्लों, कहता भाजी कितने हो। मैं कहा यार मेरा तो एक्सीडेंट हो गया। उससे एक्सीडेंट हो गया मतलब उसने सुना है, उसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं फ़ोन बंद करके मैं ऐसे गाड़ी में, जो गाड़ी चल रही थी उसमें लेट गया। सीधा अस्पताल में आके मुझे आके होश में आया, जब उन लोगों ने उस पर डाला तो फिर मुझे होश में आया। तो वो लोग पहले, क्योंकि उसने मेरे घर वालों को खबर दे दी कि गुरदास का तो एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त बड़े बड़े वो नोकिया के फ़ोन होते थे। जी जी। हाँ, तो उसमें मैसेज पहुंचा तो सभी कुछ तैयार रख करा हुआ था उन लोगों ने। जाते ही हम अस्पताल में प्रवेश किया, सब कुछ मुझे पता नहीं लगा। किसी ने आपको ये कहा कि हुआ क्या था एक्सीडेंट में? एक्सीडेंट में बोला ना कि वो जो गाड़ी 3 दफ़ा रोल हुई, ट्रक के साथ लगी। और ट्रक के साथ मतलब उसने जब मेरा ख्याल है किसी ने जो केस भी दर्ज किया था उन लोगों के ऊपर करवाया था, तो मुझे जब उस कचहरी में बुलाया गया रोपड़ जाके, तो मुझे कहते जी ये बात है, आपका क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा छोड़ दीजिए बेचारे ड्राइवर, मतलब इसका क्या कसूर है। हमारे लोग भी सोच सकते हैं ना, क्योंकि हम रात के जगे हुए हैं, तो इसकी गलती होगी और गलती का भुगतान इसको क्यों भुगतना पड़े। मैं तो उसी वक्त उसको माफ़ी वगैरह, उसने बेचारा हाथ जोड़ के चला गया। वो फैसला वहीं पे हो गया था। मैं क्या इसको कुछ भी ऐसे नहीं मुआवजा लेना, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना। आप सोचते हो उस एक्सीडेंट के बारे में अब भी? सोचता हूँ मैं, जब कुराली वहाँ से निकलता हूँ तो मैं जगह को देखता हूँ, जुड़ी हुई है। मैं पूरा गीत लिख के रिकॉर्ड करवाया, उसके नाम पे दर्ज करवाया। वो मेरी एक गीत मेरा याद है उसके साथ। बैठी साढ़े नाल सवारी उतर गई, अखा खुलियां जदों खुमारी उतर गई, बैठी साढ़े नाल सवारी उतर गई। चंगा हुण ते सजना, चंगा सजना फिर किसी दिन पीवांगे, जिन्नी पीती हुण तक सारी उतर गई। ये किसी के प्रति इतने प्यार होना, कविता उतरेगी बाबा जी। कविता प्यार की भूखी, श्रद्धा की भूखी, कि कोई आदमी आपके साथ कितना, आपको क्या देखेगा। तो गीत उसके लिए छोटा पड़ जाता है, गीत भी छोटा पड़ जाता है उसके लिए, तो बहुत बड़ा। फिर उनके पूरे परिवार को अभी तक भी वही चीज़ जा रही। उसने एक दफ़ा मुझसे पूछा था, कहते भाई जी आपने सभी की तनख्वाह बढ़ा दी है, सब कलाकारों का जो पेमेंट मिलती थी उनको, उनका बढ़ावा कर दिया। तो कहता मेरा भी थोड़ा जा, हम दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे, तो आगे रेड लाइट पे खड़ी हुई है गाड़ी, तो मेरे से बात करने लगा, बहुत घबरा के बोल रहा था, मेरा भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। मैं कहा तुझको यार चाहिए या व्यापार चाहिए? कहते सॉरी, आप देख लेना। आज तक उनका जा रहा है प्रभु, उनके नाम के ऊपर चेक। मेरे वाइफ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसका ये कर्म, किसी के प्रति इतनी श्रद्धा रखनी है, अभी तक याद रखना उनको। सो दूसरा एक्सीडेंट मेरे दूसरे जो गणेश जी के साथ थे। हमने मुरथल वहाँ खाया कुछ, आगे हम चले तो उसने उबासी ली, यानी उबासी ली। मैं कहा गणेश आपको नींद आ रही है लगता है, एक साइड पे करके खड़ी कर दो गाड़ी, सो जाएं, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। कहता नहीं, मैं कहा नहीं, आपने खाना खाया और खाना असर करता है, और गहराई तक जाके वो आपको डेप्थ में लेके जाके नींद तो आती है खाना खाने के बाद। आप चिंता मत कीजिए, जो कुछ होगा मेरे साथ होगा ना। ओह, आगे जाके ऐसा ही हुआ करनाल के साथ।
डिवाइडर के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। मेरे दूसरी आंख पे लग गया, वो काम लग गया। पर मुझे फिर वही फ़ोन, मुझे जो दरवाज़ा खोला जिसने, कहते पाजी आ जाओ, ठीक हो? मैं कहा हाँ जी ठीक है। मैं कहा गणेश? कहते गणेश भी ठीक है। वो बाहर निकाल लिए। तो कहते हम नकोदर से हैं। नकोदर मेरे साईं जी की नगरी जिसमें जा रहे थे उस वक्त। आज फिर नकोदर की याद आ रही, मतलब बात की उन लोगों ने। मैं कहा बस नकोदर आ जा। अच्छा अच्छा अच्छा। उन लोगों ने निकाला हमें, और ना साथ में हॉस्पिटल था। उसने ऐसे प्यार से नहीं, जैसे एक होता है कि 4-5 टाँकों में बंद कर दे, उसने पूरी लेयर्स को आगे ऊपर, जैसे एक प्लास्टिक सर्जरी करते हैं करने वाले जो डॉक्टर, उसने लगाए। वो पता ही नहीं लगा कि वो कैसे हुआ। तो दोनों चीज़ों के साथ मतलब ऐसा ही है, वहाँ भी नकोदर, यहाँ भी नकोदर। तो फिर मैंने गीत लिखा था, लाली मेरियां अखां दे विच रड़ के, अख मेरे यार दी दुखे, कि चोट मेरे लगी हुई है। पता लगा कि वहाँ पे उनके शरीर के ऊपर लाशें पड़ी हुई। कहते काले, जो हम सेवादार थे उनके, काले यार मालिश कर यार। कहते साईं जी तो आपके तो नील पड़े हुए हैं यहाँ पे। कहते बहुत जोर लग गया रात। कहते देख ज़रा टीवी लगा। टीवी लगाया तो न्यूज़ चल रही थी। कहते गुरदास का एक्सीडेंट हो गया। कहते जोर लग गया हमारा। तो फिर मैं जब पूछा तो बताया कि ऐसे ऐसे बोल रहे थे साईं जी। मैं कहा यार मेरा वज़न तो, हमारा दोनों का वज़न ले लिया उन्होंने अपने कंधों पे। फिर मैंने लिखा, अख लाली मेरियां अखां दे विच रड़ के, अख मेरे यार दी दुखे, राती सुरमा पा के सुत्ती, नैना नूं मटका के सुत्ती, सुपने विच घबरा के उठी, शीशा वेखिया जा उठ के मैं तड़के, अख मेरे यार दी दुखे, लाली मेरियां अखां दे विच रड़ के, अख मेरे यार दी दुखे, लाली मेरियां अखां दे। यार जे पवे बीमार नहीं कुड़ियो, मैनू चढ़े बुखार नहीं कुड़ियो, अपने सिर तो वार के मिर्चा नजरां लवां उतार नहीं कुड़ियो, गूढ़ा हो गया प्यार साडा कड़ के, गूढ़ा हो गया प्यार कड़ कड़ के, नहीं अख मेरे यार दी दुखे, लाली मेरियां अखां दे विच रड़ के। इतना प्यार मतलब जब होता है ना शिद्दत से, तो तकलीफ़ उनको होती है, मगर कोई सहने वाला उनको और होता है। तो इसलिए मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, पीड़ का पता ही नहीं लगा। जो आपके साथ, जिसको आप मोहब्बत करते हो, अपने ऊपर ले लेते हैं। खास करके ये जो पूर्ण संपूर्ण परम मनुष्य होते हैं, जो परमात्मा होते हैं, मैंने तो अपनी आंखों से सब कुछ देखा है ज़िंदगी में। वो देखा है जो किसी ने नहीं देखा होना, साक्षात। क्या बदला आप में इन दोनों हादसों के बाद? कुछ नहीं, उनकी मान्यता मतलब मेरे दिल में और बढ़ गई, प्यार बहुत बढ़ गया कि मेरे साथ कोई है यार। सैया भाई कोतवाल, अब डर काहे का? तकलीफ होती है अभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, अभी पता भी नहीं लगने दिया। मतलब ऐसी चीज़ें उसने बनाई है कि वो तराजू बराबर करके छोड़ दिया। ये आपकी ज़िंदगी में थोड़े से बल थे, वो बल निकाल दिए हैं। तकले दे वल कढ़ लै कि तंद ना वलेटी जावे। जो तकला होता है, जिसकी चरखा होता है ना काटने वाला, उसके ऊपर सूत ऐसे काट देते हैं। ये पंजाब में बहुत चरखा मशहूर है, उसके ऊपर गीत भी लिखा हुआ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने गाया। तो वो जो बल निकल जाते हैं तब जाके सूत प्रॉपर निकलता है, उसकी पूनी बनती है, उसका तंद बनती है। वो तंद फिर कपड़ों में डालते हैं, फिर कपड़े बनते हैं, ये सारी चीज़ें ये बनती। हाँ, वो तकला जब तक सही नहीं होता, ये शरीर एक वही है, उसके लिए एक अच्छा लोहार की ज़रूरत है, मुर्शद, कामिल मुर्शद। वारस शाह ना कामिल मुर्शदा ने कर छड़ी ये नेक तकदीर तेरी। इनको वो ऐसे लोग थे कि कोई कहते आपको किसी गुरु ने मंत्र नहीं दिया आपको? वो कहते यार वो मंत्र, कहते आपने बीन बजाने वाले बाबे सुने हैं, हकीकत वाले फ़कीर नहीं देखे आपने। तो उसने जैसे जैसे बुल्ले शाह को मुर्शद मिला था,
बुल्ले शाह ਨੂੰ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ। ਨਾ ਮੈਂ 40 रोजे रखे, ना मैं चिला कमाया, ना मैं तस्बीह फेरी, ना तस्बा खड़, कुछ इस तरह के कुछ है शब्द हैं, तस्बा खड़काया। बुल्ले शाह ਨੂੰ मुर्शिद मिलिया ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਚਾ बख्शाया। ये हकीकत 2 एक्सीडेंटों की। एक्सीडेंटों ने मेरे जो बल थे बस वो निकाले हैं, सीधा किया है कि और अच्छा कर सके और अच्छा गा सके, है ना, तराशा है। तो एक जो मिस्त्री है, कारीगर है, जो आप वो अपनी चीज़ों को, बनाई हुई चीज़ों को संवारता है, बस वही है, कारीगर की ज़रूरत है। सॉरी सर, मैंने आपको इन चीज़ों नहीं, के पर बारे में अच्छा पूछा। लगा मुझे ये बताने की जो खुशी हुई है, वो सारा कुछ बता के शायद वो मुझे मज़ा नहीं आया जो अभी बता के मज़ा आया। मैं मानता हूँ कि जब हम इस तरह के पॉडकास्ट कर रहे होते हैं और इस तरह की बातचीत निकल के आती है, किसी ना किसी को हेल्प हो जाती है। बिल्कुल, बेशक। मेरे ख्याल से एक इंसान की ज़िंदगी का कर्तव्य ही संघर्ष होता है। संघर्ष के बिना तो कुछ भी नहीं बाबा जी, संघर्ष के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं बाबा जी। संघर्ष बहुत ज़रूरी है। तभी तो मैंने कहा था कि रोटी जिसको बिना कुछ करे मिलती है वो रोटी की कदर नहीं जानता। जिसको बिना कुछ किए मिलता है ना, उसकी कदर नहीं कर सकता। चाहे जिसका बाप जितना मर्जी पैसा दे दे आपको, मगर जब तक आप खुद करके कुछ कमाते नहीं ना, उसका तसल्ली नहीं होती। आप उड़ाते जाएंगे। जब जिस दिन आपकी कमाई में से जाने लगेंगे, पता लगा यार प्लीज़ ये मेरा था यार, कल का बजट हिल जाएगा सारा। वो है कदर शनाख्ती बहुत ज़रूरी है। रोटी रोज़ी की, कमाई की, अपने माँ बाप की, अपने सीनियर्स की, अपने आस पास के रहने वाले लोगों की, यही तो ज़िंदगी है बस। आपके ज़िंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा है अब तक? ज़िंदगी में बड़ा संघर्ष तो ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब कि जो भी मिला मुझे ऐसे मिलता गया, मगर कृपा से। कभी इनसिक्योरिटी फील हुई थी कि चीज़ें चली जाएंगी? ये भी इस तरह के कोई चीज़ें मैंने वहम और भरम ज़्यादा पाले नहीं, मुझे बस यकीन ही बनाए रखा। पहले अचानक, पहले कहते ना कि पहले गुरु मिलता है, फिर जाके आप परमेश्वर के दर्शन। काके लागों पाए बलिहारी गुरु अपने, जिस गोबिंदिया मिलाए। ये तो यहाँ से उल्टा, पहले उसकी पूजा करनी शुरू की, उसके ऐसे ही मतलब कैसे किसी चित्र को देख के ही वो चित्रलीला हो गई। वाह। पान भाई की दुकान पे शिव शंकर भगवान जी की मूर्ति लगी, कैलेंडर लगा हुआ था नया। अच्छा, जो कैलेंडर के नीचे लिखा था, उस पे लिखा था सरदार। बनाने वाला, जो चित्र बनाने वाला पेंटर था, वो पता मैंने किया जाके वो पता लगा कि पुणे के पास जगह है, तो उसने बनाया हुआ है। बहुत कमाल था। आंखें, मैं कहा यार इसकी आंखें बड़ी कमाल है। कहते इनकी आंखों का कमाल देखना है तो उसको घर ले जाओ। पान भाई बोला, और हुआ ये कि मैं बस वो अपनी खिड़की पे टांग लिया। मैं किराए पे रहता था दोस्त के, मतलब वहाँ पे हमने याकीमा लाइट्स करते थे, थोड़ा ड्रामा कर लेते थे, और थोड़ी हमारी लाइट्स चली जाती थी तो लाइट्स का किराया क्रुआ मिल जाता था, तो हम बांट लेते थे। और किराया मुझे नहीं भरना पड़ता था क्योंकि मैं उनके घर में रह रहा था, उन्हीं का ही पार्टनर था। तो वहाँ पे फिर वो चीज़ें का शुरू हुआ मेरे में। मुझे प्रोग्राम मिला एक, ऐसे प्रोग्राम कि वो इतना कुछ मिला उसमें। तो मैंने कहा था कुछ हुआ, जो कैलेंडर लेके गए थे। मैं कहा कैलेंडर में मेरे तो आप पैसे कितने हो गए यार, जितने आप 2-3 महीने के जो मैंने देने हैं। कहते उनको छोड़ दूँ, पहले मुझे बता। मैं कहा यार पहले वो पकड़ा, उससे ऊपर भी पकड़ा दी। मैंने कहा ये रखना पांडे जी, आपने जो मुझे वो दिया था तो बड़ी कृपा है।
बस वो मैं उनकी नज़र से ही मुझे मिला जो कुछ मिला। पहले से कृपा रही है। पहली नज़र का कमाल है। वाह। तेरी मस्त मस्त नज़रों में, गीत भी लिखा था, तेरी मस्त मस्त नज़रों में खो जाऊं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मैं तेरी हो जाऊं। इतना शदीद गम है कि एहसास गम नहीं, कैसे कहूं कि आपका मुझ पे करम नहीं, मंजिल मिले या ना मिले मुझे इसका गम नहीं, तुम साथ साथ हो मेरे ये भी तो कम नहीं। वाह। और साथ साथ में रहा और दिखाया करता बाबा जी। इतना दिया है मुझको कि मतलब जितनी मेरी औकात ना थी। मतलब ये शेर है, बहुत मशहूर मरूफ शेरों में से एक। और फिर वो उसकी वजह से मुझे गुरु मिले, साईं मिला। पहले वो मिला, फिर साईं मिला। वो भोलेनाथ, ये साईंनाथ। आपकी वाइफ का क्या रोल रहा है पूरे सफर पूरा में? मतलब उसमें जो एक औरत का होना चाहिए, मतलब बेफिक्री वाला, क्योंकि मुझे उनको पता है कि मैं लिखने वाला हूँ, मैं कुछ और तो कुछ मैं कुछ करने नहीं दिए हम लोग। कोई नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कितने ले रहे हैं, कितने कर, ये चीज़ें उनके साथ मिलके ही फिर ये हमने, मेरा ख्याल पहले कलाकार होंगे हम जिन लोगों ने स्टेज पे ड्रेस पहननी शुरू की। पूरी एक 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 टीम, एक फौज वर्दी के साथ। ऐसे नहीं मतलब जीन फटी हुई जीन पहन के आ गए या कोई होके आ गया ना, टाई कोट वाला। मैं अपने कुर्ते चादरे में ट्रेडिशनल ड्रेस में रहता, वो टाई में रहे। इसकी वजह बस ये कि आर्ट। आर्ट है, ये भी आर्ट है। मतलब किसी किसी प्रोफेशन को आप पूरी इज्जत से, ईमानदारी से देना, उसके लिए जो होना चाहिए वो होना। अल्लाह यार क्या बात है यार, ड्रेस पहनी हुई है यार, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। स्टेज पे क्या क्या करते हैं, ये क्या क्या स्टेज पे गलती से कोई चीज़ रखी हुई हो ना, मैं वो भी उठा के साइड पे कर देता कि हर चीज़ तुम्हारी मेरे दर्शक देख रहे हैं, ये गलत नहीं है। इसलिए आप गुरदास मान बने। ओह, स्टेज पे कुछ भी, कोई चीज़, कागज़ का टुकड़ा भी मैं साइड पे रख देता हूँ। एक थोड़ा सा अजीब सवाल पूछना चाहता हूँ मैं, क्या आप कभी अपनी वाइफ को बता पाए हो कि आप कितना प्यार करते हो उनसे? ये नहीं बता पाया। ये आर्टिस्ट का एक इतना प्रॉब्लम प्यार होता कर लिया, मतलब बता नहीं पाया क्या हम इतना प्यार करते हैं। है जिनसे आप बेहद प्यार करते हो, कभी उन्हें बता नहीं पाते। एक्चुअली में ये शब्द ही बयान से प्यार का इजहार नहीं होता। जो आप करते हैं, केयर करते हैं या शेयर करते हैं, उसमें ये शब्द तो कम, मतलब जब प्यार होता है तो शब्द कम हो जाते हैं। कभी कभी ना हम भाइयों को बता पाते हैं पर उन्हें नहीं बता हाँ पाते, जी, हाँ जी, हाँ जी, ये हो तो सबको मतलब होता है। क्योंकि एक भाई भाई दूसरे साहब, दूसरे आपको मैं कितना चाहता हूँ, कितना प्यार वो अपना पर एक भाई दूसरे भाई की बातें समझ पाता है। जी, अच्छा हाँ, भाई समझ गया मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ऐसा है, बेशक। पर आप कितना प्यार करते हो उनसे? बहुत प्यार करता हूँ मैं, रियली बहुत करता हूँ, क्योंकि मेरे काम को इज्जत देने वाले, मतलब उसने यहाँ तक पहुँचाया। एक पटियाला से हम शुरू हुए हैं यार, यहाँ तक आए हैं, तो एक उनके पीछे उन्हीं का हाथ है कि नहीं इस जगह पे नहीं, अब वहाँ चलते, क्योंकि वहाँ बड़ी जगह है। यहाँ कुएं के डड्डू बनने से समंदर में चलते, समंदर में जाना बहुत ज़रूरी है। तो विकसित कीजिए बस, इसलिए फिर ही तभी विकसित भारत बनेगा। इन्हें भी भेजा गया था, हाँ जी, इन्हें भी ऊपर वाले हाँ ने जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी मेल ऐसे ही होते, मेल रूहां दे अजल दे रोज़ होए, सच्चे इश्क दी न्यू तामीर हुई, बूहे फुल खिल गए पाक मुहब्बतां दे, कोई रांझा होया कोई हीर हुई। मेरे ख्याल से आपसे प्यार के बारे में मैं 3-4 घंटों के लिए बात कर सकता हूँ, ओए पर ऑलमोस्ट पॉडकास्ट अब खत्म हो चुका है सर। मेरे साईं, मेरे साईं। एक छोटा सा राउंड प्लान किया, कुछ फोटोज है, कुछ वीडियोस हैं, हाँ प्लीज़। बस आपको वो दिखाने हैं, हाँ जी, और जो भी आपको दिल में फील हो जाए आप बस कह देना। ठीक है, 7 वचन। ढंग नाल खिची साडा पोज बड़ा महंगा है
हाँ, ये बड़ा अच्छा। तेरी जोड़ी जीवे, तेरी कोड़ी जीवे। उसके कान में बता रहा है कि तेरे पाया तो साड़ी पाई नहीं हुई है, मगर वो बोल रहा है कि 25.5 लाख का ते पिया सानू लहंगा। बॉस जुत्ती साडी बन के लाहौर विचों आई, पाइयां जर हाँ जुत्ती साडी बन के कसूर विचों आई। जुत्ती कसूरी मशहूर है। जुत्ती साडी बन के कसूर विचों आई, पाइयां जरकां लाहौर दियां विच मुंडे, ते मेरी नचदी दी फोटो खिंच मुंडिया। पूरी दुनिया इनकी फैन है और ये आपके बहुत बड़े फैन हैं। बहुत सुंदर गाते हैं विराट कोहली। विराट जी, यानी कि सजना वे सजना नहीं, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू कितनी सोहनी लगती दोपहर। मैंने कि उन ज़ुबान से सुना है, एक इंटरव्यू में गा रहे थे। बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही अच्छा। इनसे बात हुई है कभी? सिर्फ इतनी देर के लिए बात हुई कि मैंने एक बर्थडे पे एक कविता लिख के इनको भेजी थी। क्योंकि वो उनके सेक्रेटरी के पास पहुंची तो उन लोगों ने वो आगे दी, तो उन लोगों ने मेरे बात करवाई है। विराट जी ने बोला, तो मेरे से उतनी ही बात हुई कि बेस्ट विशेस उनके बर्थडे के लिए। वो कहता मेरे लिए इससे बड़ी बेस्ट विशेस हैप्पी बर्थडे नहीं हो सकता जो आपने मुझे कविता लिख के भेजी है। पूरी 10 लाइनें थी शायद। ये ना सर 60 सालों का कमाल है। हाँ कि जिनके पीछे दुनिया पागल है वो आपके पीछे पागल है। मेरे दाता परमात्मा उनको सदा चढ़दी कला विच रखे। हमेशा जो जज्बे नाल खेलते हैं, जिस जज्बे से खेलते हैं, कमाल है। आप स्पोर्ट्स फैन भी हो ना सर? हाँ जी, तो तभी मतलब उसके साथ। हाँ, तो जब आप क्रिकेट देख रहे हो तो मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में ना लोगों का कैरेक्टर दिख जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेसी, हमें पता है कि संत ही है जिनका जन्म। उसी तरह जब आप पकड़ते उसी को ही। जी, जब कोहली खेलते हैं, जब बैटिंग कर रहे होते हैं, आप क्या देखते हो उनमें? मेरा ख्याल है उसके अंदर जो जुनून और जोश जो है, दोनों का मिश्रण है, जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इस खेल के लिए ज़रूरी है बाबा जी। क्योंकि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपके पास 50 ओवर हैं, या वनडे का जो भी मैच जो भी है, जिस तरह, या 20 टीम, तो उसमें आपने कमाल करना है। अगर आप टुच करते रहेंगे तो फिर कमाल का है क्या होगा। कमाल में तो जमाल दिखाना पड़ता है। वाह। हाँ जी, हाँ। और कौन से फेवरेट क्रिकेटर्स हैं आपके? अब मेरे अभी हरभजन पाजी, क्योंकि हाँ जी, बल्ले बल्ले, ओ हो उनकी बॉलिंग एक्शन में कभी भूल नहीं। सारे कमाल हैं, बहुत अच्छे हैं। हरभजन पाजी क्यों? हरभजन पाजी बजाते खुद थोड़ा लिख भी लेते हैं, शायर हैं, तो इसलिए मतलब जुड़ जाते हैं कि यार इसने कुछ लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है उसने, अच्छा लिख के और गाया भी है। और गाया भी मतलब कि सरजमीन के लिए कुछ अच्छी बात की, यार लोगों को कुछ देने के लिए कि अच्छा परोसा जाए उनके सामने। जैसे अच्छी गेम करते हैं और वो खेलते हैं जी, बेस्ट खेलते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट लिख के भी दिया। हाँ जी। जब मैंने क्रिकेट देखना स्टार्ट किया था, उनका करियर बस स्टार्ट हो रहा था। हाँ, बहुत अच्छा लगता है कि वो इंडिया के लिए खेलते थे। अच्छा, मुझे देखो कमाल, ये वो मैं बाथरूम से आ रहा था, वो बाथरूम की तरफ जा रहा था, हरभजन सिंह, ये लड़का मैंने देखा है, वो मेरी तरफ ऐसे देखते जा रहे हैं, देखते तो मैं पीछे से फिर देखा, तो उसने फिर उसने एक ऐसे कहा, मतलब मैं रुक गया, तो उसने कहा मैं हरभजन क्रिकेट खेलता हूँ। मैं उसको जफ्फी डाल के मतलब प्यार दिया उसको साथ। फिर उसके बाद तो फिर जब आते देखा तो वाकई वो छा चुका था जी। हाँ, ऐसे हुआ था अपना जो शेखर धवन जी हमारे घर में आए, कहते भाजी मिलना है, मतलब टाइम लेके मेरे वाइफ से उन लोगों ने फ़ोन ले गया, कहते मिलना है, तो मिलने के लिए आए, तो बैठे चाय पानी पी, कहते मैं क्रिकेट खेलता हूँ,
तो सनी पाजी ने मुझे दिया था आपका, सनी सोहल, वो भी एक साथ में शुरू हुए थे वो। जी जी जी। वो चंडीगढ़ से थे। तो मैं बस मेरे लिए दुआ करना है, मैं कहा दुआ तो मैं हमेशा सबके लिए करता हूँ, हमेशा ही रोज़ करता हूँ। ये नहीं कि मैं किसी का नाम लेके करता हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मेरी उसमें शामिल होता है कि सबके ऊपर कृपा रखें, मेल मिलाप, एका इत्फाक, प्यार मोहब्बत बनाए रखना, ये मेरी दुआ में शामिल है। तो मैंने आपको देखा भी था ऑलरेडी। तो कहता उस वक्त मैं मतलब प्रॉपर तरीके से अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तो अभी भी नहीं। मैं तो अब शिखर धवन की बात कर रहे शेखर धवन की बात है। हैं। तो जी जी। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी कॉपी लेके आया, मैं कहा यहाँ पे हस्ताक्षर कर दें आप, मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपके। कहते मैं तो अभी पाजी कुछ बना नहीं। वो मेरी कॉपी पे हस्ताक्षर करके गया और कुछ दिनों के बाद ही उनका उसको उसमें क्रिकेट बोर्ड ने शामिल कर लिया। तो उसकी जो बाजी उसके हाथ में आई तो कृपा हो गई। वो वाली ओ माय वो गॉड, यार बस फिर गब्बर वाली वो शुरू हुए बाबा। टेस्ट फिर एक इनिंग्स। दिन स्टेज पे मिल गए, फिर मेरे स्टेज पे आए बस दोनों। मैं कहा वो ये कुछ कहते मैं आप लोगों से बात करनी चाहता हूँ। कहता मैं कुछ भी नहीं बना था, मेरे ऑटोग्राफ पहले बाई ने लिए थे। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि उनकी दुआ से मैं कहा यार मेरी दुआ तो सभी के लिए। पूरे देश की दुआ भी शिखर धवन के साथ है। हाँ शायद हमारे देश के मोस्ट लव्ड क्रिकेटर वो हैं। जी है मेरे साथ। आप दोनों में काफी सिमिलैरिटी है वैसे, मेरे साथ वही अध्यात्म। बहुत प्यारी बात है, प्यारी आप है। तो मेरे ख्याल से ना दुनिया उन्हें अब और भी प्यार देने वाले है। वो रिटायर हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से, हाँ जी, पर पूरा देश उनसे बहुत प्यार करता है। क्या बात है। और कभी मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेट फैन है हमारे देश के, कभी शिखर धवन को भूलेंगे नहीं भूलेंगे वाकई। बहुत खुशी दी है उन्होंने। एक दफ़ा हम साथ में जा रहे थे, दुबई जाना था, तो प्रोग्राम था वहाँ पे। तो इनका कुछ मेरा ख्याल है कोई क्रिकेट का मैच भी था, तो इन लोगों ने उधर जाना था। तो हमने बोला कि यार ये आज वहाँ जो एक दूसरे से बिछड़े के मतलब ठीक है फिर मिलते हैं। पता लगा कि यहाँ पे मैच है, यार कुछ बंदोबस्त कर लें कि वहाँ मैच ही देखे आए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो कल है। फिर किसी से वो जो नंबर लिया था ऑलरेडी, तो वो कहते हैं अभी तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि अभी तो थोड़े घंटे बचे हुए हैं, तो और आप पहुंच भी नहीं पाएंगे टाइम से वहाँ पे। रास्ते में इतनी प्यारी प्यारी बातें, इतने बहुत अच्छा जिंदा दिल आदमी। शिखर धवन, हाँ जी हाँ। क्या पहचाना है उनमें आपने? उनमें पहचाना बस यही है कि वाकई जिंदा दिली अपने आप में एक सबूत है अच्छा होने का। जिंदा दिली हर आदमी के पास नहीं। मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, बस वही लोग हैं। वाह। थोड़ी सी मैं हरभजन सिंह के बारे में बात करना चाहूँगा। हरभजन भाजी दे मैं करे गया सीगा और उन्होंने मदर ने इतना प्यार सत्कार दिया उन लोगों ने। मतलब हरभजन ने मुझे बोला कि आज जो आपके वहाँ पे एक जो प्रोग्राम हो रहा है जलंधर में, टिकट शो है जो, तो उसमें मेरे मदर वगैरह आ सकते हैं, पूरा परिवार प्लीज़ उनको बुलाइए और उनको कहिए कि ये यहाँ कोई आदमी मिलेगा आपको, तो वो सब आपका इंतज़ाम करेगा, वहाँ पे लेके जाना है। तो वो इतने बहुत खुश हुए हुआ। फिर मुझे घर में लेके गए और घर में जो स्वागत किया बहुत प्यारा, हमेशा याद रहेगा। बहुत नेक दिल इंसान वो भी। जी जी। जिंदा दिल वो भी। उनके क्रिकेट करियर के बारे में मुझे उनका दिमाग और उनका जज्बा याद है। हाँ, बहुत सीखा उनकी गेम देख चढ़ जाता है ऊपर जब। जी। अच्छा लगता है कि हरभजन पाजी हमारे टीम से खेल रहे हैं। मैं मुंबई इंडियंस फ़ैन हूँ, तो बहुत सारे सीजन्स में उनको मुंबई इंडियंस की जर्सी में देखता हाँ था। अक्सर रहे हैं। एक और वीडियो है सर,
ये दिलजीत पाजी ने आपके बारे में कुछ कहा था। आपको मेन स्ट्रीम में बड़े रोल्स मिलने, जबकि आपका कन्वेंशनल लुक नहीं है, आपको शुरू मुझे जितने मर्जी बड़े रोल मिल जाए, हाँ। मैं गुरदास मान साहब के पैर जैसा भी नहीं बन सकता। क्या बात ये सच बात है, मैं बता रहा हूँ। हाँ। मुझे कितनी भी बड़ी पिक्चर मिल जाए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, गुरदास मान साहब को बीट करना, उनके सामने खड़े होने के लिए भी पंजाब में कोई भी आर्टिस्ट सोच भी नहीं सकता। क्या बात। उनकी इतनी बड़ी रिस्पेक्ट है, वो फिल्मों गानों से ऊपर है। ऊपर, ये बात सही है, वो फिनोमिनन है पंजाब। यस यस। और अभी आपने गाया भी उनके साथ तो स्टूडियो मेरी खुशी। ये होती है कलाकार के लिए विनम्रता, अपने सीनियर्स के लिए विनम्रता। किसी को इतना चाहना शिद्दत से, प्यार से, ये उसके लिए कुदरत एक मुकाम आगे कर देती है। ये इस शख्स की तारीफ है कि इतना प्यार करते हैं, सामने नहीं, पीठ के पीछे जब कोई किसी की बात करता है तो फिर पता लगता है। जैसे अब वो बात कर रहे हैं, मैं सामने तो नहीं। अपनी क्लिप देखी हुई है? मैंने शायद देखा हुआ है, क्योंकि या करण के कॉफ़ी विद करण, मेरा ख्याल उसमें भी थे, और उसमें थे साथ में बादशाह, ये दोनों थे। हाँ जी, हाँ, उसमें देखा था जी। मीटिंग याद है आपको? हाँ याद है, मुझे याद आ रहा है। ये मैं देखी है, मुझे रील कहीं ना मेरे पास आई थी, और मेरे पास है भी अभी तक। क्या याद है इनके बारे में? इनके बारे में मुझे पहली दफ़ा जब मैं इनका गीत सुना, तो 5 फुट 10, मैं 6 फुट 12, हाँ 6 फुट 2 जी। हाँ, एक इनका गाना था, ये बड़ा लव सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग था। मैं कहा यार सिद्धू कुछ इस तरह की शायरी करता है, मतलब, मगर ये जो लिखा है बड़ा प्यारा रोमांस इसमें दिखा है। तो मैं, गुरिक मेरे साथ था गाड़ी में, मेरा बेटा, मैं क्या इससे मेरी बात हो सकती है? अभी मैं मेरे अंदर वो फंस जाती है वो चीज़, कि मुझे कुछ अच्छा लगे तो मैं कहूँगा यार, मतलब अभी मेरी बात हो सकती है, क्यों, ताकि वक्त ज़ाया ना हो। जो मेरे अंदर, जो अभी मेरे अंदर है ना, मैं वो उसके सामने पेश करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैं कितने शिद्दत से, कितने प्यार से सुना है आपको, और मैं उसके बोल भी बाकायदा उनको सुनाए। जब मेरी बात हुई तो फिर उसकी मम्मी ने, मैं उसकी मम्मी को बोलता था, मैं कहा माता श्री से मेरी बात करवाना, कभी माता श्री से बात करवाना, माता श्री को बहुत प्यार देना। वो बहुत पाठ करते थे। क्या बात होती थी उनसे? बस यही, मतलब बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, बस वो एक ही पहले मुलाकात में जब हुई, वो हम ट्रैवल कर रहे थे तो अपने घर में थे, तो इतने ही बात हुई, मैं कि यार तेरा गीत बहुत भा कमाल है। फिर बाद में गुरिक के साथ बातें होती रही कि यार मैं भाई जी के साथ कुछ मेल, दोनों मिलकर कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। तो लास्ट दिनों में एक मतलब सिर्फ आधा घंटे की मुलाकात के लिए वो आए थे यहाँ पे मुंबई में, वो जहाँ पे हमारा ऑफिस गुरिक का बना हुआ ना, वहीं पे ही वो ठहरे हुए थे। तो उनको पता लगा कि वहाँ में उनका है, तो वो गुरिक से मिले, कहते सिर्फ आधा घंटा मुझे, मतलब कहते भाई जी आओगे तो पर लेट आओगे रात को, क्योंकि मेरी फ़्लाइट चंडीगढ़ से थी, तो मुलाकात नहीं हो पाई। वो अगर मुलाकात होती तो वो सिर्फ वो होती कि हमने करना क्या, बोलना क्या, गाना क्या है, वो बीच में रह गया। आपको रैप कैसा लगता है? रैप मुझे अच्छा लगता है, कला, ये भी कलाकारी है, अलग तरीके की कलाकारी। आप सुनते हो रैप? हाँ जी हाँ, बादशाह को मैं सुना है बहुत। अच्छा। हाँ जी हाँ, रफ्तार को सुना है। वाह। हाँ जी हाँ, क्या बहुत। हाँ जी, आप रैप क्यों सुनते हो? रैप मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उनके एक अंदाज़ है ना, जो बात को एक होती है ना, मैं गा के बोल रहा हूँ, गा के मैं हौली हौली धीरे धीरे ट्रैक पे आके मतलब मैं सुना रहा हूँ। उनका ट्रैक है फास्ट, ये इसमें है, मतलब कि आप अपनी बात, कितनी बातें कह गए आप, तो मैं उतने देर में सिर्फ 2 मिसरे पढ़े हैं जितने में उसने का गीत खत्म हो गया जी। तो आप कितनी बातें वो कर जाते हैं, मगर उसमें
शरारत भी होती है, उसमें रोमांस भी होता है, उसमें डांस भी होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी स्पीड में, इतने फ्लो में बोलना, करेक्ट बोलना, एक्यूरेट बोलना और बिना फंबलिंग के बोलना, ये एक नई चीज़ है आप ही अपनी बात कहने की। रैप आर्टिस्ट के लिए गुरदास मान क्या एडवाइस देंगे? उनको एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मतलब क्योंकि वो अपने फ़न के हर कोई आदमी महारत रखता ही है, उनको कृपा होती है पहले ही, तभी जाके वो कुछ ना कुछ हासिल करता है। बस यही है कि बस अपने काम के प्रति वफादारी रहें, बस ये सारे आर्टिस्ट के लिए एडवाइस वही है। वही है। पाजी ये पॉडकास्ट हमने आर्टिस्ट के लिए ही बनाया था। बस यही था आज का पॉडकास्ट। ओ मेरे दादा, अभी मेरे ख्याल से आप टूर के लिए निकल रहे हो। हाँ, टूर है हमारा, 5 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। जी। अमेरिका का है। अखियाँ उड़ीक दियाँ हमारे टूर का नाम था। ये शुरू हुआ इंग्लैंड से पिछले साल, और वो क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमने टूर किया था, तो अफवाहें थी कि यार मतलब ये होगा। तो जो वो पुराना मैंने बात जो सिलसिला बताया, जो एक्सीडेंट हुआ था, जो वैंकूवर की स्टेज पे हुआ था, ये ज़ुबान के बारे में, तो कुछ लोग विरोधता करेंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे, मगर कुछ नहीं हुआ। इतना प्यार करने वाले लोग सब और बढ़ गए। वो प्रोग्राम जब हिट हुए, 7 प्रोग्राम थे बाबा जी, फुल, पहले ही फुल हो गए थे। मतलब वो करने के बाद फिर हमारा हुआ ऑस्ट्रेलिया का टूर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड तो मतलब एक ही प्रोग्राम था, क्योंकि स्टे बनती है, देश तो है। फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर डबलिन, न्यूजीलैंड, जो एक छोटा आयरलैंड है, उस पर टूर का नाम वही था, अखियाँ उड़ीक दियाँ दिलवाजा मारदा। तो ये यूएसए भी मतलब इसी उम्मीद से जा रहे हैं, इसी उम्मीद से हमने गाया है कि अखियाँ उड़ीक दियाँ दिलवाजा मारदा, आजा जान वाले वास्ता ही प्यार दा। तो मेरी तरफ से उन सभी को बहुत बहुत प्यार सत्कार, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, तो उनको मिलने के लिए हम आ रहे हैं। पूरे जितनी शिद्दत से, जितने प्यार से वो याद कर रहे हैं, हम उतने ही शिद्दत और प्यार से आने की तरफ कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए बहुत अच्छे, पहले 9 सॉन्ग, जो नई एल्बम हमारी आ रही है, साउंड ऑफ सॉइल, तो वो भी उनके लिए एक नई बात होगी, हमारे लिए भी नई बात होगी, कुछ नया लेके जा रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं। एक संदेशा उनको मिल गया, एक संदेशा आपकी तरफ से हमें मिल गया। आप म्यूजिक इंडस्ट्री के लेजेंड हो सर। ओ मेरे और दादा। पूरी दुनिया को आज की गई बातें सुननी थी बहुत सालों से, तो थैंक यू सर। मैं कुछ गलत बोला गया होवे, मेरी तरफ से कुछ गलत ज़ुबानी हुई होवे, बदकलामी हुई होवे, कुछ ऐसे फिसल गई हो ज़बान, किसी को कोई चीज़ अच्छी ना लगी हो, उनको दिल को अच्छा ना लगा हो, तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और कभी भी ज़िंदगी में किसी को नफ़रत सी आँख के साथ नहीं देखना, क्योंकि किसी का इरादा नहीं होता ये करने का, क्योंकि वो, हाँ, कलाकार तो हमेशा प्यार बांटने के लिए होते, नफ़रत तो उनके इर्द गिर्द भी नहीं होती। मगर कभी किसी के साथ ऐसा दरपेश मत आना, क्योंकि आप लोगों की नज़रों से, आप लोगों की नज़रों को सलाम करते हैं, क्योंकि आप लोगों की नज़रों के ज़रिए, आप लोगों के कानों के ज़रिए दिल तक आए हैं। ये सफ़र बहुत बड़ा सफ़र है, दिल तक का सफ़र जो है, कानों के ज़रिए बनाए रखे परमात्मा, और सबको शाद और आबाद रखे, सेहत, सलामती, तंदुरुस्ती, मंदरुस्ती, खूबसूरती बनाए रखे, विचारों की भी। थैंक यू सो मच सर। पाजी थैंक यू। हमने ओजी बैड बॉय की बातें करी ही नहीं पर कोई ना, अगली बार ओजी बैड बॉय वाली बातें होंगी। आज गुरदास मान इन हिज ओजी गुड बॉय, ओजी गुड बॉय, ओजी गुड बॉय। थैंक यू पाजी। जियो पाजी, खुश रहो। मेरे मज़ा आ गया आपके साथ, मज़ा आ गया। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। क्षमा रोशन कर दिया आपने, जेन्युइन मज़ा आ गया आपके साथ। चिराग रोशन कर दिए। सारों के लिए ब्लेसिंग है, बस पॉडकास्ट में लौट के आना। हाँ, थैंक यू सो, पक्का यकीन से। थैंक यू पाजी, थैंक यू। ये हाजिर नादर जान के ये अग्नि को मैं पक्का आऊँगा। थैंक यू पाजी, मेरे दिल की तमन्ना है। आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ 9 घंटे लंबी कॉन्वर्सेशन हो सकती है, तो अगली बार हम और कुछ प्लान करेंगे। थैंक यू पाजी।
जियो, थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू बाबू। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। मैं वेट करता हूँ यार कि ऐसे एपिसोड्स आ जाए मेरी लाइफ में। आर्टिस्ट के साथ बात करने का मज़ा ही कुछ और होता है। बताइए कैसा लगा आज का एपिसोड। करण औजला, गिप्पी ग्रेवाल, दिलजीत दोसांझ, ऐसे लेजेंड्स के साथ भी बहुत सारी बातें करी हैं हमने। प्लीज़ जाकर हमारे म्यूज़िक आर्टिस्ट के साथ वाले एपिसोड्स देखिए। अगर आपने आज का एपिसोड एंजॉय किया हो तो व्हाट्सएप पर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पॉडकास्ट में से क्लिप्स उठाकर बना दीजिए, डाल दीजिए सोशल मीडिया पर। TRS और रणवीर और हमारी पूरी टीम लौट कर आएगी वेरी वेरी सून। थैंक यू फॉर लिसनिंग इन।